एंट्रोपी किसे कहते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैसे आप किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज मालूम कर सकते हो, और कैसे आप किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, एंट्रोपी। ठीक है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का, ये मैं आपको बताऊं कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 9 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो अब समझ जब बहुत लेंथ थी ये। तो भाई पहला पार्ट करेगा हमारा डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, हम इसमें एंट्रोपी को डिफाइन करेंगे। फिर आपने क्या पढ़ना है, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हमने क्या पढ़ना है बताओ भाई, बोलो भाई, एंट्रोपी चेंज इन दी यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट फ्लो। फिर एंट्रोपी चेंज और वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ ये कैसे बदलती है। फिर हम पढ़ेंगे एंट्रोपी फेज चेंज की। फिर आपने पढ़ना है कि कैसे एंट्रोपी से आप जो अनअवेलेबल एनर्जी होती है, वर्क जो भाई एक तो जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपने क्या पढ़ना है कि कैसे एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड कर सकती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। तो सबसे पहले बताओ हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, कि भाई एंट्रोपी क्या होती है। मैंने आपको बोला था ना भाई कि जो हमारा क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उसी का ये क्या है कॉन्सिक्वेंस। यहाँ से आप भाई एंट्रोपी का आइडिया मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर सकते हो। आप ये बताएं, जो हमारे पास कार्नोट थ्योरम थी, जो कार्नोट थ्योरम थी वो तो क्या थी हमारे पास, किसी कार्नोट हीट इंजन के लिए क्या होता है बताओ, Q2 माइनस Q1 बाई Q2, ये बराबर होता है T2 माइनस T1 बाई T2 के, इजंट इट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, यानी Q2 से मैं दोनों को भाग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 बाई Q2, बोलो भाई, माइनस Q1 बाई Q2। तो Q2 बाई Q2 क्या हो जाएगा, 1। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस Q1 बाई Q2। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दो भाई T2 बाई T2, T1 बाई T2, क्या हो गया, T2 बाई T1 2 1 हो गया, 1 माइनस T1 बाई T2। अब 1 से 1 क्या हो गया बताओ भाई, कैंसिल, और माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब आप एक काम करें, अब आपको पता भाई जो Q2 वो तो बताओ क्या है, जो Q2 तो क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T2, और Q1 क्या है, हीट रिटर्न टू दी सिंक विच इज एट टेम्परेचर T1। तो मैं ये कहूं कि आप अब Q2 को साइड फेंक दो, T1 को आप साइड फेंक दो, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे कि Q1 बाई T1, T1 साइड फेंक दे और Q2 आप साइड फेंक दे, तो ये बराबर आ गया भाई हमारे पास। तुम क्या बोलेंगे कि Q1 बाई T1 किसके बराबर होएगा, Q2 बाई T2 के, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड, बोलो भाई। और क्योंकि हमारे पास भाई जो ये साइकिल था वो बताओ हमारे पास क्या था, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल था ना हमारे पास, वो वहां पर क्या सारे का सारा क्या था भाई, रिवर्सिबल, इजंट इट। तो आप मुझे बताएं भाई कि ये तो क्या है, हीट रिटर्न टू दिस सिंक, और ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। बोलो अरे भैया तो क्या है, ये तो क्या है, हीट Q1 क्या है, हीट रिटर्न टू सिंक, और ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। बोलो भाई इंजन ने हीट एब्जॉर्ब कितनी की है, Q2, इंजन ने हीट वापस कितनी की है, Q1। ठीक है, अब आप एक बात मान ले कि जो ये सिंक है इसको आप क्या मान ले, सराउंडिंग सिस्टम को, सॉरी आप भाई सिंक को आप क्या मान ले, सराउंडिंग। किसने भाई जैसे जो इसने हीट लॉस की है ना, वो सराउंडिंग को लॉस कर दे, मतलब ये सराउंडिंग को कैसे ट्रीट कर रहा है, एज सिंक। तो बताओ क्या है हमारे पास, और भाई क्योंकि जो हीट लॉस होएगा, तो आप ये बताओ, तो अगर मैं Q1 बाई T1 साइड फेंक दूंगा, तो बताओ मेरे पास Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1, बताओ मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना, इजंट इट। और अगर मैं साइन इस्तेमाल करूं क्योंकि हीट लॉस्ट है, ठीक है,
अगर हीट क्या भाई लॉस्ट है उसको बताओ मैं क्या बोलूँ भाई, अगर मैं माइनस यूज करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, मैं एक माइनस तो था ही। अगर मैं ये कहूँ भाई कि मैं हीट गेन को तुम क्या बोलूँगा बताओ भाई पॉजिटिव, और हीट लॉस को मैं क्या बोलूँगा भाई नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव तो बताओ हमारे पास क्या जाता भाई पॉजिटिव। बताओ हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1। बताओ क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। अच्छा आप इसको भाई थोड़ा और भी आप क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई। अब तो आपके पास तो फाइनली आपके पास क्या है Q2 बाई T2। आपके पास भाई बताओ फाइनली क्या आपके पास, हम क्या कहेंगे भाई आया क्या था Q1 बाई T1 बराबर किसके आया है Q2 बाई T2 के बराबर आया है ना, isn't it? तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई Q बाई T क्या है, कि Q बाई T बताओ क्या है भाई, ओके थैंक यू। तो बताओ हम क्या बोलेंगे कि Q बाई T2 बताओ क्या है, सॉरी अगर Q1 बाई T1 क्या है, अगर Q1 बाई T1 क्या है बराबर है Q2 बाई T2, तुम क्या बोलेंगे कि Q बाई T इज, तुम क्या बोलेंगे Q बाई T इज कांस्टेंट, Q बाई T इज कांस्टेंट। और क्योंकि भाई ये क्या है बोलो भाई, तो इन दोनों का सम क्या है मेरे पास, तो Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2, ओ सॉरी अरे Q2 बाई T2 इसको साइड फेंक दो, वो तो क्या माइनस Q1 बाई T1। लेकिन मैं ये कहूँ भाई हीट लॉस, इसको भाई मैं हीट लॉस को क्या बोलूँ नेगेटिव बोलूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस Q1 बाई T1, तो क्या गया मेरे पास 0 आ गया ना, isn't it? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि समेशन यानी कि भाई क्या है कि किसी भी साइकिल के अंदर जो क्या होगा सभी हीट गेन और सभी जो, तो पहले तो Q बाई T क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं क्या, इसी को बताओ हम क्या बोलते हैं एंट्रोपी, इसे हम क्या बोलते हैं भाई एंट्रोपी, कि भाई T टेम्परेचर पर यानी Q बाई T इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, यानी किसी टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई, से हम क्या बोलेंगे उसकी एंट्रोपी, ठीक है। और ये भाई किसका एक तरह से मेजर होती है रैंडमनेस का। कुछ बात आपको पहले पड़ी। अब क्योंकि हमारे पास भाई तो Q1 बाई T2 सॉरी वो तो क्या था हमारे पास, तो Q बाई T मेरे पास क्या है कांस्टेंट आ गया ना, isn't it? अब Q2 बाई T2 मैंने क्या मान लिया Q1 बाई T1, इस साइड बताओ ओवरऑल समेशन क्या आ गया 0 आ गया। अब मैं ये कहूं कि ऐसे ऐसे भाई तो एक कार्नोट साइकिल के अंदर समेशन Q बाई T क्या आया है 0 आया है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर हमारे पास मान लिया कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, बोलो भाई, और हम ए से कहां पहुंचते हैं बी, ये पॉइंट में और ये पॉइंट क्या है ए, ठीक है, ये तो क्या भाई ए से बी पहुंचे हैं और फिर बी से वापस तो कहां आगे, तो भाई बी से तो फिर वापस कहां पर आ गए ए पे आ गए, ठीक है बात भाई, हम पहले पहुंच गए ए से बी पे और फिर हम बी से तो हम वापस कहां पहुंच गए ए पे आ गए। तो इस प्रोसेस को ए से बी और बी से वापस आने को, इसको मैं काफी सारे कार्नोट साइकिल्स के अंदर तोड़ सकता हूं। कैसे भाई, क्या आप इसको बहुत सारे कार्नोट साइकिल्स के अंदर आप इसको नहीं तोड़ सकते क्या भाई ऐसे, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे भाई ये इतना अच्छी बनेगा नहीं, लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी। अरे भाई आप इसके अंदर बहुत सारे आप क्या मान सकते हो कार्नोट, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, लेकिन आप इसे क्या मान लो भाई, जैसे ये बताओ क्या है एक कार्नोट साइकिल नहीं क्या, अगला कार्नोट साइकिल बताओ आप क्या मान लो इससे थोड़ा, बोलो भाई थोड़ा इसे बड़ा मान लो, और अगला कार्नोट साइकिल थोड़ा इससे और भी बड़ा मान लो, नहीं है आपके भाई, तो क्या हमको ऐसा एक पैटर्न नहीं मिल रहा क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आप क्या कहोगे भाई, तो आपके पास एक कार्नोट साइकिल में बताओ क्या है Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 क्या है 0 है ना, तो समेशन Q बाई T क्या है मेरे पास 0, तो एक कार्नोट साइकिल क्या है अंदर आया है। लेकिन मैं इस प्रोसेस को जो ए से बी है और बी से वापस क्या है ए, इसको मैं बहुत सारे कार्नोट साइकिल्स के अंदर तोड़ सकता हूं, isn't it? आपको इससे क्या होगा, उससे भाई ये होगा कि मैं क्या कहूंगा भाई, क्योंकि अगर बहुत सारे आपने क्या मान लिए इसमें कार्नोट साइकिल, तो एक कार्नोट साइकिल के अंदर आप क्या मान लो भाई कि बताओ हीट एब्जॉर्ब क्या है डी क्यू, क्या भाई
डी क्यू, तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा, तो हर एक साइकिल के अंदर भाई डी क्यू बाई टी, उन सभी का समेशन क्या आना चाहिए मेरे पास भाई, क्योंकि क्यू बाई टी क्या है, अगर एक साइकिल के लिए क्या है मेरे पास, क्यू बाई टी समेशन क्या है मेरे पास 0, तो बहुत सारे साइकिल्स के लिए बताओ मेरे पास क्या आएगा, डी क्यू बाई टी समेशन इज इक्वल टू 0। नहीं आना चाहिए क्या? अरे बोलो भाई। अब आप मुझे बताओ कि ठीक है, लेकिन आप इस पूरी प्रोसेस को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो भाई। बताओ कैसे? आप इसको ये मान लो, हालांकि हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम के जो क्या है क्यू बाई टी क्वांटिटीज, इंट्रोपी चेंजेस भाई, क्यू बाई टी को क्या बोलते थे, इंट्रोपी। तो इस सभी के, इस सारे के जो क्या है इंट्रोपी, उनको आपने जोड़ दिया तो समेशन क्या है मेरे पास 0 आया ना। लेकिन अब आप एक बात मानो इसको भाई, तो आप इस पूरे को फिर मतलब, हालांकि फिलहाल तो आपने भाई यहां से लेके यहां तक और यहां से वापस आपने इस पूरे साइक्लिक सिस्टम की इंट्रोपी आपने निकाल दी कि समेशन ऑफ ऑल कार्नोट, बोलो भाई, इंट्रोपी चेंज ऑफ ऑल कार्नोट साइकिल्स इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं इसको ये भी बोल सकता हूं भाई, मैं इसको 2 में तोड़ दूं, एक तो क्या ए से बी, आप इस समेशन को 2 हिस्सों में तोड़ दो, ये तो क्या है पूरा ए बी, ये तो क्या है ए बी ए तक, लेकिन आप इस तोड़ दो भाई ए से बी और बी से ए, तो ए से बी भी क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, और बी से भी क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई, मतलब आपने इसको क्या मान लिया भाई कि इंट्रोपी चेंज यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, आपने समेशन 2 हिस्सों में कर दिया। ठीक है, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, दिस प्लस दिस 0 भाई। अब इसको आप उस साइड फेंकोगे तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो डी क्यू बाई टी, ए से बी ये आ गई मेरे पास, तो डी क्यू बाई टी का समेशन क्या आ गया क्यू बाई टी ए से बी। और भाई आपने जो ये वाला है इसको आपने फेंक दिया दूसरी साइड, अरे कहाँ गया, अरे भाई इसको आपने, अब तो ये तो क्या हो जाएगा समेशन होके क्यू बाई टी, लेकिन किसके लिए आएगा ए से बी के लिए, और ये बताओ क्या आएगा क्यू बाई टी, लेकिन साथ में क्या आएगा माइनस, वो बताओ किसके लिए आएगा बी से ए, इजंट इट। अब ये बताओ इसकी भाई, बताओ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की भाई सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको पता लग गया कि जितना इंट्रोपी चेंज क्या है ए से बी जाने में, उतना ही क्या है बी से ए जाने में, सिर्फ साइन क्या बताओ इनका भाई उल्टा, इजंट इट। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि बताओ भाई इंट्रोपी चेंज क्या होता है, बताओ एक स्टेट फंक्शन क्या होता है भाई ए से बी और बी से क्या बिल्कुल सेम नहीं क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी क्या करता है डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट बी की इंट्रोपी में से पॉइंट ए की इंट्रोपी घटा दूं तो मेरे पास क्या जाना चाहिए, यानी कि अगर मुझे भाई टोटल इंट्रोपी चेंज निकालना किसी प्रोसेस का, जैसे मैं ए से वापस ए पे आ गया तो मेरे पास नेट इंट्रोपी चेंज क्या आया था 0 आया है। लेकिन मुझे अगर मान भाई ए से बी का इंट्रोपी चेंज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, बी की इंट्रोपी माइनस, जैसे मैंने ए की इंट्रोपी, मैंने भाई ए से ए की इंट्रोपी निकालनी, मैं ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया, समझ गए बात। तो नेट इंट्रोपी चेंज क्या है, हम क्या बोलेंगे एस ए माइनस एस ए, इंट्रोपी एट एस ए, क्योंकि इनिशियली क्या है एस ए, इनिशियल में पॉइंट पे थे और भाई बी पे जाके वापस कहाँ पर आ गए पे आ गए, तो हम क्या बोलेंगे फाइनल पॉइंट भी हमारा क्या है ए है, तो हम क्या बोलेंगे एस ए माइनस एस ए, 0 आया है, बोलो भाई, तो डेल्टा 0 आया है ना यहाँ पर। तो अगर आपने ए और बी पॉइंट का इंट्रोपी चेंज निकालो तो आप क्या करो, तो एस बी माइनस एस ए, सिंपली आपने क्या यूज करना होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, अरे बोलो भाई, तो बताओ एस ए माइनस एस बी का बताओ फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, इस ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये जो क्या थी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको ही बताओ हम क्या बोलेंगे इंट्रोपी, जैसे क्यों, नहीं आ गया आपको भैया, अरे बोलो भाई, तो एस ए माइनस एस बी, ये मेरे पास क्या इंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा एस क्या आ गया मेरे पास क्यू बाई टी, समझ गए बात। अरे बोलो भाई, तो क्या हमारे पास, तो अब क्योंकि कार्नोट साइकिल में हीट एब्जॉर्ब कैसे हुई है रिवर्सिबली, तो इस डेल्टा एस क्यू बाई टी को, इस डेल्टा एस क्यू बाई टी को ऐसे ही लिखना अच्छी बात है कि क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखना अच्छी बात है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखना इसको भी इस केस में अच्छी बात है, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, बताओ भाई क्यू बाई टी,
तो क्या है मेरे पास ये क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और अगर बहुत ही माइन्यूट बहुत हुई, अगर मान लो भाई बहुत थोड़ी क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो यही डेल्टा एस क्या हो जाएगा मेरे पास, डी एस, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इजंट इट? तो ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस, और कम हो तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा ये डी एस। समझ गए बात? अब बताओ भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो बताओ हमारे पास भाई, बताओ बस क्या है ये, तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो एंट्रोपी बताओ क्या है हमारे पास भाई, और इसकी बताओ भाई हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, तो मेरे ख्याल से आपको एंट्रोपी आपको डेफिनेशन मालूम पड़ेगी। आपने एक चीज देखी कि जो कार्नोट साइकिल होता है वहां पर क्यू बाई टी हमारे पास क्या आती है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और आपने किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बहुत सारे कार्नोट साइकिल में तोड़ दिया, और आपने जब उनके जो क्या है भाई क्यू बाई टी क्वांटिटीज आपने ऐड की, तो नेट समेशन क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का भी क्या आएगा, समेशन। तो फॉरवर्ड का इंट्रोपिशन, बैकवर्ड क्या भाई, उनका समेशन जीरो आया ना। तो हमको पता लग गया भाई कि सिर्फ और सिर्फ किसके पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ना कि पाथ फॉलोड पे। तो डेल्टा एस सिंपली क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। आ गया ना आपको ये? अब आपने देखना, बताओ भाई क्या, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो भाई सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली। अगर भाई कोई प्रोसेस क्या रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सारे के सारे पार्ट्स क्या होते हैं उस प्रोसेस के, रिवर्सिबल ही होते हैं भाई। तो अगर हीट का एब्जॉर्प्शन क्या है भाई, रिवर्सिबल, तो हीट का लॉस भी बताओ क्या होगा भाई, रिवर्सिबल होएगा। कैसे बताओ, बोलो भाई। तो अगर मैं ये कहूँ, अच्छा पहले बताओ भाई, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, तो हमारे पास नेट इंट्रोपी चेंज क्या है बताओ, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट इंट्रोपी चेंज कैसे आएगा, पूरे यूनिवर्स को दो हिस्सों में तोड़ते हो, सिस्टम और सराउंडिंग। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा हमारे पास, नेट इंट्रोपी चेंज, और मुझे ये मालूम करना है। ओके, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो आप एक काम करो भाई, डेल्टा एस सिस्टम निकालो, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो। अगर मान लिया क्यू हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है रिवर्सिबली, तो बताओ भाई इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई, क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा, इजंट इट? और प्लस में बोलो भाई, तो क्या, ये तो प्लस का आएगा, क्यों भाई इसने क्या किया, इसने हीट एब्जॉर्ब की, इसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी मानो भाई जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है उतनी ही हीट भाई क्या की सिस्टम ने, सराउंडिंग क्या उतनी हीट बोलो भाई लूज की है। ओके, सराउंडिंग में बताओ हीट लॉस क्या है, इतना ही है, क्योंकि सराउंडिंग ने भाई रिवर्सिबली कितनी हीट लॉस कर दी बताओ, लूज कर दी, क्यों रिवर्सिबल। तो ये लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा, इजंट इट? तो जितना सिस्टम ने, जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है उतनी हीट सिस्टम ने, सराउंडिंग ने लूज की भाई। तो इसका तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इसका क्या आएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो सम क्या बताओ मेरे पास भाई, जीरो। हम क्या बोलेंगे, तो बताओ भाई सभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हमको पता लगा भाई सभी सारे की सारी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताओ क्या होता है हमारे पास एंट्रोपी चेंज, नेट एंट्रोपी चेंज मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई जीरो आएगा हमारे पास, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो डेल्टा सिस्टम क्यू रिवर्सिबल बाई टी, डेल्टा सराउंडिंग माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, टोटल क्या आएगा मेरे पास, दोनों जोड़ दो भाई, क्या आएगा नेट चेंज। अब मैं ये कहूं कि ना एंट्रोपी चेंज किसका बताओ भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्या भाई। अब अगर मैं ये कहूं कि एंट्रोपी चेंज भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है, तो अगर मान लिया सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है क्यू रिवर्सिबल, और सराउंडिंग ने भाई हीट एब्जॉर्ब की है क्यू इरिवर्सिबल। याद रखो किसी भी प्रोसेस का अगर एक छोटा सा पार्ट होगा भाई, मान लिया एक प्रोसेस भाई कई स्टेप्स में होती है, वहां पर एक सिंगल स्टेप भी क्या हो गया अगर इरिवर्सिबल, तो बाकी स्टेप्स बेसिक क्या हो उसके रिवर्सिबल, ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो इरिवर्सिबल ही कहलाएगी। बात आपको पहले पड़ गई? तो आप ये बताओ भाई, मान लिया सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कैसे की है, तो पहले बताओ भाई टोटल हम एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस
सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ऐसे तो निकालते होंगे भाई, इजंट इट। तो सिस्टम ने अगर मान लिया क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब की है तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी आ गया ना, इजंट इट। और प्लस अब बताओ मुझे क्या करना है, बोलो भाई। अब सराउंडिंग में बताओ भाई, जो हीट लूज की है वो बताओ क्या है, इरिवर्सिबल। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, लेकिन साथ में क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव आएगा ना, क्यों भाई, क्यों, क्या ये हीट लॉस है। अच्छा अब आप मुझे बताओ भाई, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज, क्या वो एक स्टेट फंक्शन होता है क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या स्टेट फंक्शन होता है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबली कैरी आउट की जाए या इरिवर्सिबली कैरी आउट की जाए। तो बताओ भाई, तो डेल्टा यू क्या होता है हमारे पास, डेल्टा यू क्या होता है बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बताओ हमारे पास डेल्टा यू क्या आएगा, क्यू प्लस, बोलो भाई डब्ल्यू, इजंट इट, क्यू प्लस। और भाई अगर मैं ये कहूं, अरे भाई अगर मान लिया वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो, क्या हो, नहीं समझे बात, तो बताओ क्या बोलेंगे, क्यू माइनस डब्ल्यू उसको बोलेंगे भाई, इजंट इट। अब क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है भाई, क्या स्टेट फंक्शन। तो आप ये बताओ भाई, इसे क्या फर्क पड़ता है कि क्यू रिवर्सिबल है तो क्या होगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल, और भाई ये तो सेम रहेगा, तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, और क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। कोई प्रोसेस मान लिया भाई कैसे कैरी आउट की जाए, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, लेकिन अगर अगर उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो भाई डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल के। ये डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। लेकिन अब मुझे ये जरूर पता है कि डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है, ग्रेटर तो किसी भाई डब्ल्यू इरिवर्सिबल से, तो आप इसका मतलब ये पैरामीटर क्या है, ज्यादा, इससे भाई ये पैरामीटर क्या है भाई, ज्यादा होगा ना, किससे, डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो भाई होना हो तो अगर मान लिया मैं ये कहूँ, ये मान लिया 5 और ये 3 है, नहीं मान लिया ये कितना मान लिया, ये मान लिया कितना भाई 10, और ये कितना मान लिया 5, तो डिफरेंस क्या है मेरे पास, 5 का क्या भाई, इजंट इट। अब मैं ये कहूँ कि ये कितना है 3, तो इसे कितना कितना होना पड़ेगा भाई 8, ताकि डिफरेंस क्या रहे, 5 रहे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर ये कितना, अरे वैसे बोल रहा हूँ ये कितना है 3, तो ये कितना मान लिया 5, अब ये कितना है 10, तो इसे क्या, ये कितना 8, तो बता कि क्योंकि डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर होगा क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल के। तो अगर ये 3 है तो ये 8 है, तो ये 3 मान लीजिए 8 है, तो डिफरेंस क्या मेरे पास 5 का होगा। तो अगर ये मेरे पास 5 है तो क्यू रिवर्सिबल क्या होना पड़ेगा, 10 तो होना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्योंकि डिफरेंस क्या रहना चाहिए, 8 माइनस 3 और 10 माइनस 5 क्या होना चाहिए भाई, ये मैंने 8 कर दिया, तो फिर तो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन कहां बचा, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, रिवर्सिबली कैरी आउट करने में अलग इंटरनल चेंज है उसी प्रोसेस को, और इरिवर्सिबली क्या है, अलग चेंज है, नहीं आया क्या आपको, तुम क्या बोलेंगे, ये सब पक्का क्या होना पड़ेगा 10, ठीक है। तो मुझे पता भाई कि डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या होता है, कम, सॉरी डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है ना, तो होना हो इस डिफरेंस को सेम रखने के लिए क्यू रिवर्सिबल को क्यू इरिवर्सिबल से ज्यादा होना पड़ेगा भाई, मुझे मजबूरी है, इजंट इट, नहीं समझे बात। तो बताऊं क्या बोलूं, बताओ यहां पर ज्यादा कौन सा है, यानी क्यू रिवर्सिबल क्या पक्की बात ज्यादा है, क्यू इरिवर्सिबल क्या यहां पर पक्की बात कम है भाई। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो बताओ मेरे पास क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या, तुम क्या बोलूंगा, क्या क्यू, और ये बताओ क्या हमारी सिस्टम, और ये बताओ क्या मेरे लिए सराउंडिंग की,
तुम क्या बोलूंगा कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। नहीं आपको भाई, इसको बोलते हैं क्लैशियस इनइक्वलिटी। बताओ ना पर आपको भाई, यानी कि सारे की सारी क्या होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो भाई, तो सारी की सारी क्या होती है हमारे पास भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उन सभी के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और ये पाया गया भाई सारे की सारी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होती है, तो भाई स्पॉन्टेनियस क्या होती है भाई, सारी वो स्पॉन्टेनियस। तुम क्या बोलेंगे, तो आपने क्या पाया भाई, सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होती है, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी से। सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कैसे होती हैं, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी से, इजंट इट। और क्योंकि सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस क्या होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगी, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी से होंगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, यानी भाई हम क्या बोलेंगे, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। नहीं है क्या आपको ये, ठीक है भाई, ये भी हमको आ गया। ओके, इसको तो इसको हम प्रूव करते हैं भाई कि सारे के सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस बताओ क्या होती है। बोलो भाई, सारी क्या होंगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस बताओ क्या होंगी, क्या भाई, एंट्रोपी क्यों क्या होगा, तो भाई बढ़ेगी क्या, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताओ क्या होगा भाई, एंट्रोपी क्या होगी सिस्टम की, सॉरी नेट एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हो कैसे, आप एक काम करो, भाई, आप कंसीडर करो किसी आइडियल गैस का एक्सपेंशन, क्या भाई, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, लेकिन अगर ये जो एक्सपेंशन है ये बताओ कैसे, आइसोथर्मली, कैसे भैया, आइसोथर्मली। तो टी क्या है, कांस्टेंट, तो टी क्या होगा भाई, कांस्टेंट हुआ ना। और अगर टी कांस्टेंट हो तो डेल्टा यू क्या हुआ, कांस्टेंट। अगर टी क्या है कांस्टेंट तो डेल्टा यू भी क्या है, क्योंकि टी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इंटरनल चेंज। तो डेल्टा यू भी क्या है, 0। और डेल्टा यू 0 है, इसका मतलब तो क्या भाई कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इजंट इट। अरे भाई मान लिया भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मान लियो अगेंस्ट वैक्यूम क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, क्या हो रही है, अगेंस्ट वैक्यूम क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा। तो बताओ सराउंडिंग में कितना, एंट्रोपी होएगा, जब सराउंडिंग ने कोई हीट ली ही नहीं, ना कोई हीट दी, तो क्यू बाई टी क्या है, सराउंडिंग के लिए 0 आएगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा मेरे पास, 0 आ गया भाई। लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि जो क्या होता है डेल्टा एस सिस्टम को, पता क्या आएगा, वो आएगा आर एल एन वी टू बाई वी वन। बताओ बस क्या है भाई, आर एल एन वी टू बाई वी वन आएगा। तो अगर आर एल एन वी टू बाई वी वन है तो तुम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव आएगा ना। आपको आगे मालूम पड़ेगा भाई कि आर एल एन वी टू बाई वी वन क्या आएगा मेरे पास, एंट्रोपी चेंज वॉल्यूम के साथ कैसे होती है बताओ, आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो क्या गैस एक्सपेंड नहीं हुई क्या, तो क्या वी टू क्या होगा, तो आर एल एन वी टू बाई वी वन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भाई। तो वी टू क्या होगा, ज़्यादा होगा, वी वन क्या होगा, कम होगा। तो एंट्रोपी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी ना। तुम क्या बोले, डेफिनेटली क्या है, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन सराउंडिंग की बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, सराउंडिंग के हमारे पास क्या है, 0। तो सम क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा ना। या आप भाई, आप एंट्रोपी चेंज हीट फ्लो का मान लो, किसका भाई, हीट फ्लो का मान लिया हमारे पास भाई। आप ये बताओ, हॉट एंड से कोल्ड एंड हीट फ्लो करती भाई, क्या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट फ्लो करती है कि नहीं करती भाई, डेफिनेटली भाई हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हॉट बॉडी आप क्या मान लो T2 पे, और कोल्ड बॉडी आप क्या मान लो T1 पे। ओके, और DQ क्या मान लो, हीट ट्रांसफर। पहले बताओ भाई,
ये जो अपने ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हीट फ्लो की नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस। तो पक्का ये क्या है? थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। हमको पता भाई हीट फ्लो क्या है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट फ्लो क्या है? स्पॉन्टेनियस। सॉरी, हीट फ्लो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो पक्की बात क्या हुआ है? थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। और अगर थर्मोडायनेमिकली क्या है? इरिवर्सिबल, तो यहाँ पर हमारे पास एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। शिवम, हीट फ्लो क्या है? स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस है। तो थर्मोडायनेमिकली क्या हुआ? ये इरिवर्सिबल। और सारी थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो क्या होती है? नेट इंक्रीज इन एंट्रोपीज होंगी भाई। तो क्या यहाँ पर एंट्रोपी क्या नहीं चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि इस का एंट्रोपी चेंज क्या है? पॉजिटिव, तो कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई, तो T2 से T1 क्या होगी? हीट फ्लो करगी। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई एंट्रोपी चेंज हीट फ्लो क्या होता है? हीट फ्लो का जो क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है, सॉरी, एंट्रोपी चेंज ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, आपको भी पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भाई Q इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। क्या? Q इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये बताओ क्या होता है भाई? फॉर्मूला किसका? हीट फ्लो का। तो देखो भाई, तो तुम क्या बोलेंगे अभी, क्योंकि एक ने हीट क्या की है, T2 से क्या होगी? हीट लॉस हो गया, माइनस Q रिवर्सिबल बाई T। और भाई कोल्ड बॉडी ने हीट क्या कर ली? गेन कर ली, Q रिवर्सिबल बाई T। तो आप बताओ मेरे पास क्या है? हमारे पास ये तो Q/1/T माइनस 1/T2 आ गया। तो आप ये बताइए भाई, अरे कहाँ गया? हाँ ये रहा। अच्छा बताओ भाई, तो क्या आएगा मेरे पास? तो डेल्टा एस तो मेरे पास क्या आएगा? dQ/1/T1 माइनस 1/T2 आएगा। अब T2 बताओ क्या होगा? डेफिनेटली ज्यादा। T1 क्या होगा? कम होगा। T2 क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। और T1 क्या होगा? कम होगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो मेरे पास क्या आएगा? Q बाई, बोलो भाई, T1 T2/T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। एनी नंबर डेल्ट बाई नंबर पॉजिटिव आएगा भाई। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर क्या आएगा मेरे पास? पॉजिटिव। यानी डेल्टा एस तो क्या, ओवरऑल मेरे पास डेल्टा एस क्या आएगी? पॉजिटिव। बात आपको पहले पड़ेगी। तो हीट फ्लो भी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें भी क्या रहा हमारे पास? बोलो भी क्या रहा हमारे पास? पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो देखो भाई, सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगी? बाय नेट इंक्रीज इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली irreversible and all irreversible process, बोलो भाई, all irreversible processes occur via net increase in entropy। सिस्टम पर सराउंडिंग क्या हो? ग्रेटर देन 0 आएगा। नहीं आया ना आपको? ये मैंने अपने बीएससी पढ़ रखा है सारा ये। अब बताओ फिर क्या हमारे पास है? एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या भाई? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। बताओ भाई, बताओ यूनिवर्स का आपको पता है यूनिवर्स क्या हो रहा है? हमारा एक्सपेंड हो रहा है, पता आपको इस चीज का? अच्छा, एंट्रोपी में किसका मेजर होता है? रैंडमनेस का। क्योंकि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है ना, वो सिस्टम को रेंडमाइज करती है। करती वो रेंडमाइज। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर एंट्रोपी क्या है? ज्यादा। क्योंकि वो ज्यादा क्या, उसको भाई ज्यादा क्या कर देगी? रेंडमाइज। अरे भाई, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो हीट करती क्या उसके अंदर? Q/T एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है क्या? तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो क्या करती है? वो हीट वहां जा करती क्या है? आप एक काम करो, आप एक डब्बा सा है, सॉरी कढ़ाई, उसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न रखे हैं, आप उसे गर्म करते हो, उसमें भी क्या होता है? रैंडमनेस क्रिएट होती है भाई। बात आपको पहले पड़ेगी। तो अगर मान लिया भाई जितनी ज्यादा हीट क्या होगी एब्जॉर्ब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे हम क्या बोलेंगे? उतनी ही ज्यादा क्या है यहाँ पर? रैंडमनेस। नहीं समझे बात? वो उतना ही ज्यादा उसका करेगा, सिस्टम को रेंडमाइज कर देगा। तो आप खैर आप ये बताओ भाई, तो खुद जहाँ तो एक जनरल तरीका ये होता है कि अगर मान लिया सिस्टम क्या हो जाए? स्टेबलाइज। सिस्टम क्या हो जाए तो भाई नहीं, हाँ मतलब सिस्टम में अरे भाई सिस्टम में ऑर्डर बढ़ता जाए तो हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी घट रही है। और सिस्टम में केओस बढ़ जाए, क्या भाई? केओस। ठीक है, रैंडमनेस, तो हम क्या बोलेंगे?
कि एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है। तो अब बताओ हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स कैसे बिहेव कर रहा है? क्या हमारे यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड नहीं हो रहा क्या भाई? इजंट इट? और ये एक ऐसी प्रोसेस है इरिवर्सिबल। हालांकि भाई एक बात ये सोचते हैं कि क्या पता भाई ये एक्सपेंड कंप्रेस होता हो, ठीक है, मतलब फिलहाल हमको पता भाई, फिलहाल तो भाई थ्योरी यही कहती है कि हमारा यूनिवर्स क्या है, लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ गए बात? तुम क्या बोलेंगे इसको? तो बताओ भाई, यूनिवर्स लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तुम क्या बोलेंगे इसको कि क्या स्पॉन्टेनियस, यानी इसमें क्या हो, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो बताओ यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। एक काम करो, ये सारे फैन थोड़ा स्लो कर दो, इससे फिर नहीं है रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, ये फिर घूम घूम होती रहती है, समझे बात? ओके, तो नहीं हमिंग साउंड होती है, वैसे साउंड आती रहती है उसमें फिर रिकॉर्डिंग में। आ गई नहीं आपको ये? अच्छा बताओ भाई, अच्छा चलो यूनिवर्स की बात तो होगी भाई। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइजेशन किसकी भाई, अगर हम किसी कंपाउंड, किसी मेल्ट को आप क्रिस्टलाइज कर देते हो तो उसके एंट्रोपी क्या असर पड़ेगा? बोलो भाई। क्यों घटेगी भाई? क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रैंडमनेस खत्म होती है भाई। बात आपको पहले पड़ेगी। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, वहां पर हीट का क्या होता है, लॉस। हीट का भी क्या होगा, वहां पर लॉस नहीं होगा क्या? हीट का लॉस होएगा तो एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव आएगी भाई, घटेगी। हीट गेन होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, और भाई आमतौर पे मानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाए तो हम क्या मानते हैं, एंट्रोपी बढ़ गई ना। आज बर्फ होती है, बर्फ की वॉल्यूम पानी की वॉल्यूम से क्या होती है, ज्यादा। लेकिन बताओ एंट्रोपी ज्यादा कहाँ होगी, बर्फ में कि पानी में? पानी में भाई। समझ गई बात? क्योंकि भाई पानी को ठंडा करने पर क्या बनती है, बर्फ। इजंट इट? ओके, अब आप मुझे बताओ भाई, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट फ्लो। तो भाई अब मैं आपको बताऊं, अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के न्यूमेरिकल में किस तरह का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। कई सारे फॉर्मूले हैं, उनके हम आपको वही डेरिवेशन पढ़ाएंगे, कई तरह के फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ाएंगे। ओके, जहाँ पर कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट होती है वही वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे डेरिवेशन, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो एंट्रोपी चेंज तो आपने पहले पढ़ना है, एंट्रोपी चेंज फॉर हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्योंकि भाई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाना भी क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके लिए आप बताओ भाई, एंट्रोपी चेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ बताओ, तुम क्या बोलेंगे? डेल्टा एस क्या होगा, मैंने क्या पढ़ा, क्यू इंटू 1 बाई T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये बताओ किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, आप इसको आप ऐसे बोल सकते हो भाई कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई, मान लिया क्यू हीट फ्लो किया है, मान लिया क्यू हीट ने फ्लो किया, तुम क्या बोलेंगे, क्यू बाई T2 माइनस क्यू बाई T1। तो कोई ये बोल दे कि भाई 10,000 जूल हीट फ्लो की है, कोई ये बोल दे कि 10,000 जूल हीट ने फ्लो किया है, कहाँ से भाई, 400 केल्विन से 300 केल्विन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 10,000 बटे 400 माइनस 10,000 बटे 300। सिंपल ना भाई, बहुत। तो इस ऐसे न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं। आपको क्या बताया जाएगा, कितनी हीट ने फ्लो किया है और किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पर फ्लो किया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, टेम्परेचर कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर T2 और T1, और यहाँ बताओ क्या पुट कर दो, वो जब थे कहाँ पर इतने दिन, क्यों? ओके, तो बताओ भाई 10,000 माइनस, अरे 10,000 बाई 400 माइनस 10,000 बाई 300, सॉल्व कर लोगे आराम से, नहीं आ गया आपको ये? तो ये हीट चेंज, सॉरी एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट फ्लो, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लो क्या? ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी। आपने देखना भाई, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बताओ भाई, अगर आप वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी है विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तब बताओ हमारे पास एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? ठीक है बात, तब बताओ भाई आपके पास एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? तो टीपी और वी के साथ। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होता, सिर्फ एक फॉर्मूला। यहां पर भी पूरे एक गाड़ी फॉर्मूले हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना, कौन सा? टी और वी वाला। और इसका बताओ डेरिवेशन क्या होता है? आप बताओ भाई, डीएस क्या होगा हमारे पास? क्या वो रिवर्सिबल बाई टी होता है ना हमारे पास, क्या नहीं होता भाई? अब बताओ
बताओ मेरे पास डी क्यू क्या होता है, डी माइनस डेल्टा डबल स्मॉल चेंज के लिए। अरे भैया आपने पुट कर दिया, इसको आप प्रोसीड कर लियो। बताओ लास्ट में तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपली मैं भाई ये रिजल्ट यूज कर लेता हूँ। कहाँ गया, ये आया। तो बताओ भाई मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा। तो क्या है मेरे पास तो भाई इंट्रोपी। तो ये बताओ मेरे पास क्या आएगा लास्ट में डिराइव करके, इंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कि भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ इंट्रोपी चेंज कैसे होएगा। बताओ क्या है ये, डेल्टा एस, सिर्फ ये फॉर्मूला देखो क्या, हाँ डेल्टा एस सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, सिर्फ एक फॉर्मूला देख लो भैया, प्लस आर एल एन आ गया नहीं, ये वी टू बाई वी वन, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ भाई, तो सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन आ गया हमारे पास ये। ओके, तो आप मुझे बताओ भाई कि इसमें ठीक तो आ गया ना हमारे पास। अब मैं कहूँ भाई कि ना मुझे भाई टेम्परेचर और प्रेशर का क्या चाहिए, कोरिलेशन, टेम्परेचर और भाई प्रेशर का। तो बताओ सिर्फ ये याद कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे आपको। तो ये तो क्या है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब क्या, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो बताओ कैसे आ जाएगा, सिंपल बात हो। आप बताओ भाई पीवी क्या होता है, आरटी होता होगा, पीवी होता होगा एक मोल का आरटी, इजंट इट। तो बताओ भाई P1 V1 क्या होगा, RT1। भाई मेरे पास बताओ भाई P1 V1 बताओ मेरे पास क्या आएगा, RT1 आएगा ना। तो बताओ मेरे पास भाई, बताओ P2 V2 मेरे पास क्या आएगा, P2 V2 बोलो भाई, RT2 आएगा। अब आप मुझे बताओ भाई कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से आप इसको आप इससे कम करो, अब बताओ यहाँ से तो यहाँ से बताओ मेरे पास V2 क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ से मेरे पास V2 क्या आ जाएगा, तो भाई RT2 बाई P2, इजंट इट। और बताओ भाई हमारे पास V2 और बताओ मेरे पास V1 क्या आ गया, अरे ये क्या मैंने लिख दिया, हाँ। और तो मैं बताओ ये तो मेरे पास क्या आ गया, अरे V1 क्या आ गया, RT1 बाई P1। नहीं समझे बात हुई, इनको आप कहाँ पुट कर दो बताओ भाई, V2 बाई V1 में। भाई इनको आप कहाँ पुट कर दें, बताओ। देखो यहाँ पर, अरे भाई इन्होंने इसको ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं। अरे भाई वो रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही है ना भाई। मैंने थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया इसको भाई। P1 V1 क्या है, RT1, P2 V2 क्या होगा, RT2। आप इनको भाग कर दो बताओ भाई, तो P2 V2 बताओ भाई P1 V1 क्या आएगा, P2 V2 बाई P1 V1 क्या आएगा, RT2 बाई RT1। मैंने भाई इनकी वैल्यू वहाँ पुट करनी थी, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भाई इसको इससे भाग कर दिया। तो P2 V2 बाई P1 V1 क्या आ गया, RT2 बाई RT1 आ गया ना हमारे पास। अब बताओ क्या करो, अब यहाँ से बताओ मेरे पास V2 बाई V1 क्या आया, V2 बाई V1 बताओ आपको क्या मिलेगा, P1 T2 और P2 T1। तो उसको ध्यान से देखो आप, बताओ क्या है मेरे पास, P1 T2 एंड P2 T1। इसको आप कितने पुट कर दो बताओ भाई, अरे भैया आप V2 बाई V1 की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो क्या ऊपर क्या गया, P1 T2, वो तो क्या गया, तो क्या मेरे पास भाई ये इक्वेशन ही बन जाएगी क्या, CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 T2 P2 T1। लेकिन भाई क्या आप इसको दो इक्वेशन, अब बताओ, अब CV क्या होता है, CP माइनस CV क्या होता है, CP माइनस CV क्या होता है, CP माइनस CV क्या होता, R होता होगा। तो बताओ CV क्या है मेरे पास, CP माइनस R आएगा ना, CV साइड फेंक दिया, R में से फेंक दिया। यानी कि भाई अब आप इसमें तो किसको रिप्लेस कर दो, CV को आप किससे रिप्लेस कर दो, CP माइनस R से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और भाई इस P1 T2 और P2 T1 को आप एक्सपेंड करके लिखो, बताओ कैसे। तो क्या हमारे पास, तो क्या भाई मेरे पास ही नहीं आया क्या, बताओ।
अरे भाई अब Cp माइनस आर एल एन था तो दोनों के साथ साथ मल्टीप्लाई करो, Cp एल एन टी टू बाई टी वन और माइनस आर एल एन टी टू बाई, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, आर एल एन, अरे भाई क्या आपके पास ही नहीं जाएगा, आर एल एन पी वन बाई पी टू और आर एल एन टी टू बाई टी वन। अब ये क्या है, आर एल एन टी टू बाई टी वन, और ये क्या है, माइनस आर एल एन टी टू बाई टी वन। तो बताओ मेरे पास क्या बचा, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन आर एल एन पी वन बाई पी टू। नहीं है ना आपको भाई, कितना ईजी है, नहीं कि बताओ मेरे पास ईजी, बताओ मेरे पास सिंपली क्या आ गया, मतलब आपने सिंपल तो क्या करना है, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है तो हमको पता है पी वन वी वन क्या होता है आर टी वन, पी टू वी टू क्या होता है आर टी टू। तो आप एक काम करो, पी टू वी टू बाई पी वन वी वन कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, आर टी टू बाई आर टी वन आ जाएगा ना हमारे पास, समझे बात। तो यहाँ से आप वी टू बाई वी वन की वैल्यू, तो आर सर क्या कैंसिल हो गया हमारे पास, तो वी टू बाई वी वन की वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर दियो, यहाँ पुट कर दोगे, और सी वी क्या पुट कर दियो, सी पी माइनस आर, ठीक है हमारे पास। और बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन पी वन बाई पी टू। पी टू कहां से आएगा, पी वन बाई पी टू, अरे भाई कट गई, ये आर एल एन टी टू बाई टी वन कट गया किससे, प्लस आर एल एन टी टू बाई टी वन से। बताओ मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, आर एल एन पी वन बाई पी टू हमारे पास नहीं बचा क्या, तो एक तो क्या है सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, क्या मेरे पास आर एल एन पी वन बाई पी टू, ये टर्म्स क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट, नहीं है ना आपको। तो अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है, अंजलि क्या नहीं है बेटा आपको, क्यों हंस रहे हो, बोलो बोलो, आ गया। तो बताओ अब सिर्फ ये याद था आपको भाई, तो ये हमने याद कर लिया ना, अरे बोलो भाई, ये आप इसको याद कर लियो, वी टू बाई वी वन क्या लिख दो, पी वन पी टू, और लेकिन ध्यान कर रखियो यहाँ पर क्या पुट करना है, सी पी, यहाँ पर क्या पुट करना है आपने, सी पी। तो ये तो क्या है, एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कोई बोल दे आपको भाई कि बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी भाई, नहीं आइसोथर्मल, को आपसे पूछ ले भाई कि बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होएगा एंट्रोपी चेंज, बोलो भाई, कोई बोल दे कि बताओ आइसोथर्मल में क्या होएगा एंट्रोपी चेंज, बताओ भाई आप कैसे कैलकुलेट करो, बताओ बोलो भाई। भाई आइसोथर्मल होगा तो उसके दो फॉर्मूले आएंगे, बताओ कौन कौन से। अब ये क्या हमारे पास, एक से एक ड्राइव कर लो, अगर आइसोथर्मल तो टी टू और टी वन के बराबर होंगे ना, तो टी टू भी टी और टी वन भी क्या है टी, तो टी बाई टी वन हो गया, लॉगरिथम ऑफ वन विद एनी बेसिस क्या होता है हमेशा जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो मैं क्या बोलूंगा, तो डेल्टा एस आइसो क्या आ गया मेरे पास, बताओ भाई, डेल्टा एस आइसोथर्मल का मेरे पास क्या आ गया भाई, वहां से तो क्या ये आएगा आर एल एन वी टू बाई वी वन, और क्या आ गया मेरे पास, दोनों सेम भाई, आर एल एन पी वन। ये भैया पे काम करो, आप ऐसे निकाल सकते हो, या तो यहाँ पर टी टू और टी वन टी पुट कर दो, या और भाई यहाँ पर टी टू और टी वन टी पुट कर दो, तो मेरे पास ये आ जाएगा ना भाई, आर एल एन वी टू बाई वी वन आर एल एन पी वन। लेकिन आप ये निकाल के, आप भाई आपको पता है पी वन वी वन क्या होता है, पी टू वी टू, बोलो भाई, तो वी टू वी वन क्या आएगा, पी वन बाई पी टू से यहाँ से निकाल। लेकिन दो फॉर्मूले आएंगे मेरे पास किसके, आइसोथर्मल के लिए, इजंट इट। अब कोई बोल दे, अब आपको कोई बोल दे भाई कि ये बताओ कि डेल्टा एस आइसोकोरिक, क्या भाई ये तो क्या आइसो थर्मल, तो डेल्टा एस किसकी भाई, बताओ आइसोकोरिक की किसकी भाई, आइसोकोरिक बताओ कौन सी होगी हमारे पास, कौन सी, जहां पर क्या हो वॉल्यूम कांस्टेंट हो आइसोकोरिक में, ठीक है। तो आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यहां कर दी मैंने, V2 और V1 में क्या पुट कर दिए, V और V, तो V बाई V क्या आ गया 1, ln 1 क्या आ गया 0, तो मेरे पास क्या रहेगा बताओ भाई, तो आइसोकोरिक का बताओ क्या आएगा मेरे पास, तो CV ln T2 बाई T1, तो बताओ भाई आइसोबैरिक का, होता है आइसोबैरिक का, बोलो भाई आइसोबैरिक का प्रेशर इज कांस्टेंट, तुम क्या बोलेंगे, CP ln
T2/T1। ठीक है, तो ये हमारे पास पता क्या गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया एंट्रोपी के फॉर्मूले T, P और V के साथ। ठीक है बात। अरे बोलो भाई, अब कोई आपको ये बोल दे, अब इसको भाई इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान ले कोई ये बोल दे, चलो हम इसको भी थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। कोई ये बोल दे कि किसी आइडियल गैस के 5 मोल एक्सपेंड हुए हैं। ठीक है, किसी आइडियल गैस के 5 मोल एक्सपेंड हुए हैं आइसोथर्मली रिवर्सिबली। बताओ कैसे। बोलो भाई, किसी गैस के 5 मोल एक्सपेंड हुए हैं, 5 मोल हो ना, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दियो। ठीक है, अगर 1 मोल की क्या दे रखी है वॉल्यूम्स, अगर 1 मोल ही क्या है वॉल्यूम्स, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दियो। अगर 5 मोल की वॉल्यूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पता होगा ना कुछ चीज़ का। कोई कह दे भाई कि किसी आइडियल गैस के 10 लीटर से होगी वो 100 लीटर, कितनी होगी भाई 10 लीटर से क्या होगी भाई 100 लीटर। तो बताओ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। अगर कोई आइडियल गैस 10 लीटर से क्या होगी 100 लीटर होगी T टेम्परेचर पर, बताओ एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। बोलो भाई, हमको पता है आइसोथर्मल है, तो कौन सा है मेरे पास, और वॉल्यूम दे रखी है, तो 10 और 100, 10/100 कितना होता है, कितना है भाई 10 आ गया ना। अरे भाई ये कितना है 100, कितना है भाई 10, isn't it। बताओ क्या बोलेंगे फिर इसको। बोलो भाई, तो कितना हमारे पास बताओ क्या है हमारे पास, ये log 10 क्या, ln 10 क्या भाई ln 10 आएगा ना, तुम क्या बोलेंगे R/ln 10, isn't it। या मान लो भाई 10 से 20 हो जाए, तुम क्या बोलेंगे R/ln 2, क्या बोलेंगे R/ln 2। बताओ क्या एंट्रोपी चेंज है नहीं आपको ये। अच्छा और बताओ भाई, अब अगर कोई ये बोल दे, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी गैस के 2 मोल, क्या भाई एक बार ही भैया क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हो गया बोलो भाई। भाई किसी कोई कह दे भाई इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बोलो भाई, अरे भाई नहीं आप बताओ, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is expanded 4 times to its initial volume while heated simultaneously twice। बोलो भाई क्या है, कैलकुलेट। और बोलो भाई if 1 mole of an ideal gas, if 1 mole of an ideal gas expands to 4 times to its initial volume while heated twice simultaneously, its entropy change will be। तो क्या कहता भाई, तुम हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पर क्या वॉल्यूम और टी, तो क्या होगा 2T, और इसको हम क्या बोले बताओ भाई। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा 2T, ये क्या हो जाएगा T, यहाँ क्या हो जाएगा ln 2, और यहाँ बताओ क्या हो जाएगा V2 क्या होगा 4V, ये क्या होगा V। नहीं समझे बात। तो 4V/V क्या आ गया 4 आ गया ना, तो ln 4, तो हम क्या बोलेंगे CV ln 2 प्लस R ln 4। या फिर ये बोल दे भाई इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, if 1 mole of an ideal gas is compressed to 1/4 of its initial volume while heated twice simultaneously, its entropy change will be। अगर कोई आइडियल गैस है उसको 1/4 तो क्या कर दिया कंप्रेस कर दिया वॉल्यूम तो, लेकिन उसको 2 गुना गर्म कर दिया, तो बताओ उसकी एंट्रोपी चेंज क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे। तो डेल्टा क्या है हमारे पास CV ln T, क्या मान इनिशियल T क्या मान लो आप T, और फाइनल क्या मान लो 2T। बोलो भाई T और 2T, और बताओ हमारे पास क्या है R ln इनिशियल वॉल्यूम का मान लो V, नहीं सॉरी इनिशियल क्या मान लो भाई V, और ये क्या मान लो V/4, तुम क्या बोलेंगे। ये क्या है मेरे पास भाई R ln, ऊपर तो क्या है V/4 और नीचे क्या है V से भी क्या हुआ कैंसिल, T से T कैंसिल। बताओ क्या है मेरे पास, तो डेल्टा S CV ln 2 प्लस R ln 1/2 की पावर 2।
हमें 2 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाइए, बताओ क्या है मेरे पास, CVln2 प्लस Rln2 की पावर -2। अब भैया आपको पता ना log m की पावर n क्या होता है, n log m, क्या होता है n log m। बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा ये, CVln2 प्लस सॉरी -2Rln2। अब ln2 दोनों में क्या है, कॉमन। बताओ मेरे पास क्या आ गया, CV -2R ln2। नहीं आया ना आपको ये तो इस तरीके से आपको भाई क्वेश्चंस करने हैं। आ गया आपको। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये बोल दे कि बताओ भाई इतने मोल है किसी गैस के, उनको हमने साइमन उसको हमने गर्म कर दिया, ये है फलाना ढिमकाना, तो आप देख लियो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर कहाँ लगना है। ओके, आ गया ना आपको सारा ये, मिटा दी इसको, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताओ भाई, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना बताइए भाई। ठीक है, हमको आ गया भाई। ओके, आइसोथर्मल का भाई, ठीक है, आइसोकोरिक का और आइसोबैरिक का, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज। भैया तो क्या था हमारे पास, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। लेकिन अब मैं कहूँ भाई किसी फेज चेंज के दौरान एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, ठीक है। और फेज चेंज का मतलब क्या होता है, मान लिया कोई गैस है, मान लिया कोई सॉलिड है, वो तो क्या हो रहा हो, कोई सॉलिड है भाई, वो क्या हो रहा हो बताओ, कूल हो रहा हो, सॉरी कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए, या कोई लिक्विड क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ, भाई वो क्या है, फेज चेंज। भाई फेज चेंज या फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है बताओ, सॉलिड से क्या बनना, लिक्विड फेज, या लिक्विड से क्या बनना, वेपर फेज, या सॉलिड से क्या बनना, सीधे वेपर फेज, ठीक है बात। तो आप ये बताओ कि एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, क्या वो बाई टी होता होगा। तो अगर आपको पता लग जाए कि ड्यूरिंग फेज चेंज जो हीट लगी है उसको भाग कर दो भाई उस फेज चेंज के दौरान जो क्या रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, उससे उसको भाग कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, एंट्रोपी उसकी भाई फेज चेंज की, इजंट इट। तो बताओ इसको आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो। अच्छा, एक होती भाई लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट का मतलब मीनिंग क्या होता है, जिस हीट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या भाई, देखो मान लिया किसी की भाई, मान लिया जो इनकम है वो है तनख्वाह से भाई 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है बात। अरे भाई मान लिया किसी के पास क्या भाई 50,000 रुपये पर मंथ क्या किसी की सैलरी है, ठीक है, वो तो क्या उसकी भाई, वो तो उसकी डायरेक्ट क्या है इनकम, ठीक है। एक भाई उसका भाई, एक उसकी गुप्त इनकम भी हो सकती है, जैसे भाई गुप्त ऊष्मा होती है, क्या होती है गुप्त इनकम। इसके ऊपर आप भाई आप मुंशी जी की तो एक स्टोरी भी है, गुप्त धन। अरे उनकी आपको मुंशी जी की जो क्या है एक स्टोरी का नाम ही क्या है, गुप्त धन। और दूसरी बात वही, अरे मुझे वैसे याद आ गया, उनके जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, मुंशी जी की जो कहानियाँ हैं वो 8 तो हमारे पास क्या है, मानसरोवर, और 2 बताओ वॉल्यूम किसकी पता है आपको, गुप्त धन की। पढ़ी आपने कभी, हाँ बेटा क्या हो गया शीतल, आपने वहां पे किसी ने मुंशी जी नहीं पढ़ा है क्या, स्कूल में भी नहीं पढ़ा, सिलेबस में भी, वो तो पढ़ी होगी अलगू चौधरी जुम्मन शेख, कमाल ही करते हुए। क्योंकि मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ रखा है, तो जब भी मैं बात पढ़ाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई बात कनेक्ट हो जाती है, और फिर मैं सोचता हूँ भैया ऐसी बात मैं बच्चों से शेयर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि टीचर का काम ये भी होता है बच्चों को नहीं है इनकरेज करना, क्या बोलते हैं, ताकि भाई वो अच्छा लिटरेचर पढ़े, बजाय कि वो बिग बॉस देखें। ओके, तो बताओ भाई, तो मान लिया किसी की बात भाई, किसी की इनकम सैलरी है 50,000, लेकिन वो पैसे कमा रहा, मान लिया भाई 75,000, कितने भाई, नहीं वो खर्चा कर रहा है भाई, तो बताओ कितना, 75,000 पर मंथ। तो मतलब 25,000 रुपये उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके पास कहीं ना कहीं आए हैं भाई, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस 25,000 रुपये का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या उसकी भाई गुप्त कमाई, इजंट इट। तो सिमिलरली क्या होता है भाई,
जो क्या होती है, जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यूजुअली जब हीट जाती है सिस्टम के अंदर तो वो टेम्परेचर को रेज करने में हेल्प करती है। भाई जब हीट जाती है सिस्टम के अंदर तो क्या करती है, टेम्परेचर को रेज करने में हेल्प करती है भाई, isn't it? लेकिन सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर ले और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो तो वो कहाँ गई, बोलो भाई। तो वो क्या एक तरह से उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, क्या बोलते हैं उसको भाई। इसीलिए ड्यूरिंग फेज चेंज, देखो अगर कोई लिक्विड है उसको आपने गर्म किया तो वो और गर्म हो जाएगा लिक्विड, isn't it? लेकिन आपने सॉलिड को आपने गर्म किया वो क्या बन गया, लिक्विड, लेकिन वो उतना ही गर्म। अगर आप 0 डिग्री की बर्फ को आप गर्म करते हो क्या बनता है, 0 डिग्री का पानी बनता है भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी। तो इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, क्योंकि इसने टेम्परेचर रेज नहीं किया है। ओके, तो भाई अगर मैं यहां पर, तो क्यों मैं यहां पर सिंपली क्या पुट कर दूं, लेटेंट हीट ऑफ, अगर मैंने क्या पुट कर दी, फ्यूजन की, अगर मैंने क्यों क्या पुट कर दिया, बोलो भाई, और किसे बात कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट से। बताओ मेरे पास ये बताओ क्या हो जाएगी, एंट्रोपी चेंज किसका, भाई डेल्टा एस, अरे सॉरी ये क्या बताओ भाई, एंट्रोपी चेंज किसका, मेल्टिंग का, फ्यूजन का। तो ये क्या है, एंट्रोपी चेंज, सॉरी तो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग बाय किस टेम्परेचर पे होता है, क्यों बाई टी, क्यों को रिप्लेस करो इससे भाई, और टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट, क्यों को रिप्लेस करो किससे, डेल्टा एच वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा एच सब्लिमेशन का। अरे भाई सीधा क्या हो जाए, सीधा सॉलिड फेज से क्या बन जाए वो, गैस फेज, उसको तुम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय सब्लिमेशन टेम्परेचर, टीएस बोल दो उसको, क्या बोल दो, सब्लिमेटिंग टेम्परेचर। नहीं है ना आपको, ये बताओ मेरे पास क्या की, फेज चेंज की एंट्रोपीज। भाई बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, लेकिन इनके ऊपर नेट में 4 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इन रद्दी फॉर्मूलों के ऊपर भी। ओके ठीक है, अब बताओ क्या है, एंट्रोपी एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, क्या, एंट्रोपी एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, ये भी एमएससी प्रीवियस में होता है, पता होगा ना आपको। और जब आप एंट्रोपी को आप प्रूव कर सकते हो, हालांकि भाई इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन भाई ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको और बेटर आपको मालूम पड़ जाए कि एंट्रोपी क्या होती है। तो मैं ये कहूँगा भाई, एंट्रोपी होती है, जो एंट्रोपी होती है ना भाई, एंट्रोपी चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज होता है एनर्जी की वो फॉर्म, क्योंकि एंट्रोपी चेंज भी क्या होता है एक तरह का, एंट्रोपी चेंज भी क्या होता है एक तरह का, एनर्जी चेंज ही होता है भाई, लेकिन वो एनर्जी चेंज होता है जो कि वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो डेल्टा क्या होता है, एनर्जी अनअवेलेबल फॉर वर्क। बोलो भाई, एक तुम क्या बोलते हैं एंट्रोपी चेंज क्या होता है, क्यू बाई टी, एक क्या बोलते हैं इसको भाई, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, और एक मैं इसको बोल सकता हूं एंट्रोपी इज एनर्जी दैट इज अनअवेलेबल टू डू एनी वर्क, जो कोई वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ओके, इसको भाई आप प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली। आप ये मानो कि अगर मान लिया कोई, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो भाई, कि एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी ही होती है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है। रैंडमनेस होता है, लेकिन ये अनअवेलेबल एनर्जी को भी क्या बोलते हैं हम, एंट्रोपी। मान लिया आप, मान लिया भाई, मान लिया 1000 जूल में से मान लिया 200 जूल क्या है, वर्क कर नहीं रही, तुम क्या बोले, क्या ये एंट्रोपी। 200 जूल मान लिया वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है, 1000 जूल आपने हीट दी, 200 जूल हीट वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ये नहीं एफिशिएंसी नहीं, और किसी वजह से, तुम क्या बोलें, क्या ये एंट्रोपी। ठीक है बात। तो कैसे, इसको आप कैसे प्रूव करोगे, आप ही मानो, आप एक कारनोट इंजन मान लो, आप क्या मान लो, एक
कार्नोट इंजन जो कि वही काम कर रहा है दो टेम्परेचर T2 और T1 के बीच में, क्या भाई T2 और T0 के बीच में, ठीक है। एक इंजन है जो काम करता है T2 और T0 के इन दो वर्किंग टेम्परेचर्स के बीच में, T2 और T0। T0 क्या है, कम, T0 तो क्या भाई सराउंडिंग, T0 आप सिंक यहाँ पे क्या मान लो भाई, T0 क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T2 क्या है टेम्परेचर ऑफ सोर्स 1, क्या भाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। ये क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक, और सिंक आप यहाँ पर क्या मान लो सिंपली सराउंडिंग को आप क्या मान लो सिंक, यानी कि भाई इसको एनवायरनमेंट में डंप कर रहा है, ये एक्स्ट्रा हीट को भी कहाँ डंप कर रहा है एनवायरनमेंट। तो बताओ भाई इसकी आप इंट्रोपी कैसे निकालोगे, इंट्रोपी चेंज सॉरी इसका आप एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे इसकी, बताओ इसका एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हम क्या बोलेंगे भैया होएगा, तो ये कितना वर्क है तुम क्या बोलेंगे W बाई Q2, हम क्या बोलेंगे W बाई, मान लीजिए क्या इसने Q2 हीट इसने क्या की एब्जॉर्ब की है, तुम क्या बोलेंगे W बाई Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास Q2 माइनस Q0 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q0 डिवाइड बाई Q2, ठीक है, इज इक्वल टू T2 माइनस T0 बाई T2। ये आ गया ना मेरे पास फॉर्मूला एफिशिएंसी का, इजंट इट, ठीक है। अब मैं ये कहूँ, अब आप जो ये T2 हीट एब्जॉर्ब करके ये क्या किया करता, वर्क किया करता ना। अब मैं ये कहूँ भैया आप इस सिस्टम को T2 हीट ऐसे ही ना दो, ठीक है बात, पहले जो ये T2 हीट है ना इसको ट्रांसफर करो, पता आप किसको, एक और सोर्स को जो किस पे है T1 पे, किस पे भाई T1 पे, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, यहां पर तो आपने क्या बोला सॉरी, यहां पर तो आपने Q2 हीट इसको सिंपली डायरेक्टली इसको क्या कर दी, इसको डायरेक्टली इसको फीड कर दी भाई, डायरेक्टली इसको फीड कर दी। यहां पर तो आपने कार्नोट इंजन को Q2 हीट डायरेक्टली क्या कर दी, फीड कर दी। अब मैं कह रहा हूं उसको भैया आप Q2 हीट T2 पे ये डायरेक्टली फीड नहीं, ये डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। पहले मानो कि जो हमारे पास जो क्या है T2 वाला जो क्या है सोर्स, बोलो भाई, इससे Q2 हीट सीधे इंजन को ना जाके पहले किसको जाती है T1 पे, किसको भाई T1 पे, पहले ये हीट क्या होती है Q1 से Q2 से कहाँ जाएगी, Q2 से भाई T2 से कहाँ जाएगी, इस सोर्स पे जाएगी, और फिर यहां से बताओ भाई इस सोर्स से इस सोर्स से Q1 हीट कौन एब्जॉर्ब करता है, बताओ इंजन, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात, यानी इंजन को आपने हीट कैसे फीड की है, पहले आपने T2 से हीट आपने कहां सप्लाई कर दी T1 को, ठीक है, और फिर T1 से किसने एब्जॉर्ब की हीट, इंजन ने, और फिर उसको भी वो कहां डंप कर रहा है बताओ, सराउंडिंग में, ठीक है। तो जो अब की बार जो इंजन होएगा, यानी पहली बार तो आपने भाई क्या बोलते हैं इसको हीट दी थी सीधे भाई पहले तो, इजंट इट। अब भी बताओ हीट कहां से ले रहा है, कहां से भाई, इसको आपने नहीं, पहले आपने नहीं है बिना कार्नोट ब्रिजिंग के आपने भाई हीट आपने सप्लाई कर दी थी, ठीक है, लेकिन अब बताओ पहले T2 से हीट कहां जा रही है T1 सोर्स पे, और फिर यहां से भाई इस रेजिवायर से कौन एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, इंजन। अब बताओ भाई, तो अब की बार इंजन किसके बीच में काम करेगा, T1 और T0 के बीच में। तो अब की बार आपने भाई इसके मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, Q1 माइनस Q0 बाई Q1, T1 माइनस T0 बाई T1, नहीं है क्या आपको। तो पहला जो इंजन होगा क्या उसकी एफिशिएंसी बताओ मेरे पास क्या आएगी, बताओ भाई, तो पहले इंजन की बताओ मेरे पास और इसे आप भाई से आप वर्क कैसे निकाल सकते हो, अरे सिंपल सी बात थी, बताओ हमारे पास क्या था, ये W बाई Q2 था ना, ये क्या था W बाई Q2, तो बताओ यहाँ पर वर्क क्या आएगा मेरे पास, तो पहले इंजन में वर्क क्या आएगा मेरे पास, अरे तो पहले इंजन में अरे पहले कैसे मेरे पास वर्क क्या आएगा, W क्या आएगा, इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए, Q2 सर्टिफिकेट क्या है मेरे पास, Q2 इंटू T2 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T2, इजंट इट। और सिमिलरली मेरे पास बताओ भाई ये तो क्या है, जो किसने वर्क किया है T2 और T0 पे,
T2 और T0 के बीच में काम करने वाले इंजन ने, isn't it? अब बताओ भाई, ये तो क्या है, T2 और T0 वाला इंजन, T2 और T0 वाला इंजन जितना काम कर सकता है, मैक्सिमम वर्क है क्या, ये मैक्सिमम वर्क, इसकी एफिशिएंसी की डिपेंड, इसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इतना वर्क कर सकता है, isn't it? अब आप मुझे दो भाई, तो मैं ये कहूं कि जो T1 और T0 के बीच में काम कर रहा है वो बताओ क्या आएगा मेरे पास, तो W T1 T0 क्या आएगा मेरे पास, T2 माइनस T1 और T1 माइनस T0 बाई T1 आएगा, isn't it? समझे बात, यानी कि भाई डायरेक्टली हीट फीड करने पर ये काम करेगा इतना इंजन, और इनडायरेक्टली हीट फीड करने पर ये काम करेगा इतना, isn't it? अब एक काम करो, आप इसमें से घटाओ, किसमें से भाई, इस वर्क में से आप ये वर्क घटाओ, और दिस माइनस दिस, अरे भाई आपके इस वर्क में से आप ये वर्क घटाओ तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, नहीं बात आपको पहले पड़े, तो आप इसको भाई घटाओ इसमें से, बताओ क्या आएगा, तो ये तो क्या है, T2 और T0 के बीच में काम करने वाले इंजन का वर्क, और ये क्या है, T1 और T0 के बीच में काम करने वाले इंजन का वर्क भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आया, अरे बोलो भाई, isn't it? और भाई, और मैं ये बोल लूँ, और चलो भाई क्योंकि शुरुआत, और भाई क्योंकि हीट आई तो Q2 ही है, इसको Q1 बोलने की जरूरत नहीं, क्यों भाई, क्यों हीट आई हमारे पास कौन सी है, अरे क्यों स्टार्टिंग से ही हमने जस्ट उसको भाई ट्रांसफर करके भेजा है क्या, अरे भाई आपने सिंपली क्या किया है, ये मानो आपने शुरुआत में कितनी हीट भेजी है, शुरुआत सबको Q, इस Q2 आप क्या मान लो, Q2 को भी आप क्या मान लो भाई Q, और Q1 को आप क्या मान लो, Q मान लो, क्यों, क्योंकि शुरुआत में जो हीट भेजी है, चाहे डायरेक्टली भेजी हो तो क्या भेजी हो, इनडायरेक्टली, तो मेरे पास यही क्वेश्चन क्या बन जाएगी मेरे पास, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, तो मैं इन कहूंगा क्यों हीट हमने भेजी, देखा जाए तो एक बार क्या भेजी है, डायरेक्टली इंजन को एक बार क्या भेजी है, यानी पहले एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, और फिर क्या, इंजन तक, ठीक है, तो बताओ भाई, तो दोनों मैंने क्यों पुट कर दिया, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, इसको सॉल्व करो, बताओ मेरे पास क्या बन रहा है, इसको भाई एक्सपेंड करो, बताओ क्या है लास्ट में, क्या बताइए भाई मेरे पास, ये Q T0 बाई T1 माइनस T0 बाई T2, अब यहाँ से T0 बताओ यहाँ पर क्या है, कॉमन है ना, T0 बाहर निकाल लो, और इस Q को क्या करो, T0 को बाहर निकाल लो भाई, और Q कहाँ भेज दो, अंदर भेज दो, बताओ क्या है मेरे पास, T0 बाहर निकाल लिया मैंने, और मैंने Q अंदर भेज दिया, तो Q बाई T1 क्या है, बोलो भाई, एंट्रोपी चेंज एट सोर्स, बोलो भाई, और Q बाई T2 क्या है, एंट्रोपी चेंज एट सोर्स 1, अरे भाई Q बाई T1 तो क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज एट सोर्स 1, और Q बाई T2 क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज एट सोर्स 2, isn't it? और ये किसके डिफरेंस के, और बताओ भाई ये क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई, ये क्या है, ई अनअवेलेबल वर्क, जो वर्क नहीं हुआ, नहीं बता, अरे भाई क्योंकि आपने दोनों जो W थे, जो वर्क नहीं, अरे भाई ज्यादा वर्क किसने किया है, बताओ, T2 और T0 क्या करेगा, ज्यादा वर्क, और T1 और T0 क्या करेगा, कम वर्क, तो जो वर्क नहीं हो पाया वो किसके बराबर है, अनअवेलेबल एनर्जी के भाई, तो ये बताओ किसके बराबर है हमारे पास, अनअवेलेबल एनर्जी, बताओ क्या आया, T इंटू अनअवेलेबल एनर्जी मेरे पास क्या आई, T इंटू डेल्टा एस इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, यानी कि भाई जो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर है उसका एंट्रोपी चेंज, अगर मैं उसे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, से सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो मेरे पास वो एनर्जी आ जाती है जो कि अवेलेबल नहीं है वर्क करने के लिए, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ भाई कि जब आपने हीट को पहले सोर्स से दूसरे सोर्स में भेजा ना, ठीक है बात, तो वहां पर
कुछ एनर्जी क्या होगी भाई, वहां पर कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, नहीं समझे बात, जो कि अब वर्क में कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। नहीं है ना क्वेश्चन में। इसको आप भाई एक सिंपल एग्जांपल से इसको आप प्रूव भी कर सकते हो भाई, ठीक है। बताइए तो क्या हमारे पास, अरे भाई क्या ये एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी के तौर पे इसका क्या है पिक्टोरियल डिपिक्शन आपको ये, तो बताइए तो क्या हमारे पास, तो ये बताओ वर्क कब होएगा, T2 T0 वाला वर्क बताओ क्या कब होएगा हमारे पास, बोलो भाई, सॉरी T2 T0 वाला वर्क बताओ कब होएगा हमारे पास, जब हीट क्या है क्यों डायरेक्टली, और ये क्या हमारे पास इनडायरेक्ट रूट, पहले किसको भेजी बताओ, बताओ भाई, पहले क्यों हीट किसको भेजोगा, T1 सोर्स को, फिर T1 से क्या करो भाई, इस हीट को आपका मानो किसके पास आइए, इसके पास, नहीं आएगा आपको। ओके अब आप मुझे बताओ इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो भाई, अब T1 डेफिनेटली क्या है, कम है किससे, T2 से, तो चेक करो भाई ये बात ठीक है, बताओ कैसे भाई, आप ये माने कि एक इंजन काम कर रहा है 200 और 800 के बीच में, क्या एक इंजन को आपने 5000 जूल हीट दी है, एक इंजन को आपने क्या की है 5000 जूल हीट दी है, जो कि वर्क कर रहा है बताओ किसके बीच में, 800 और 200, क्या भाई, अरे भाई 200 से 800 के बीच में एक इंजन वर्क कर रहा है, 5000 जूल हीट दी है, तो ये कितना मैक्सिमम वर्क प्रोवाइड करेगा हमको, बताओ ये कितना वर्क देगा हमको। तो पहले आप बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी, तो अगर 200 और 800 के बीच में काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे 600 बटे 800, 600 बटे 800, बताओ कितना है मेरे पास, 2 3 6 2 चौक 8, बताओ क्या है मेरे पास 0.75, कितना है भाई एफिशिएंसी क्या है मेरे पास 0. यानी अगर उसको भाई डायरेक्टली हीट सप्लाई की जाए 5000 जूल, ठीक है बात, जो किसी भी जो किन के बीच में काम कर रहा है 200 से 800 के बीच में भाई, तो बताओ इसकी एफिशिएंसी 0.75 है, तो बताओ 5000 जूल को ये कितनी कन्वर्ट करेगा, बताओ बोलो भाई, 5000 जूल इंटू 0.75, 5000 जूल इंटू 0. बताओ क्या मेरे पास 3750, यानी ये वाला इंजन बताओ कैसे काम करेगा, क्या करेगा इसको 3750 जूल वर्क करेगा ये, इजंट इट, जो इसका मैक्सिमम वर्क हम इसे निकाल सकते हैं इसकी एफिशिएंसी से, वही तो होगा। अब मैं ये कहूँ भाई क्या पहले इसी 5000 जूल हीट को है ना आप एक और रेजर्वायर को ट्रांसफर करो, इसी 5000 जूल हीट को आप क्या करो भाई एक और रेजर्वायर को ट्रांसफर करो, जो कितने टेम्परेचर पर है 500 पे, किसे भाई 500 पे, मतलब इस 5000 इसको भाई क्या भेजो 500 पे भेजो, पहले 500 केल्विन पे, और फिर क्या करो भाई, यानी ये 5000 जूल हीट 500 केल्विन के रिजर्वायर में जाके और तब कहां पहुंचती है, तब कहां पहुंचती है इंजन के पास। लेकिन इंजन अब बताओ काम किसके बीच में कर रहा है 500 और 200, तो ऐसे इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी बोलो भाई, तो 500 और 200 भाई 500, बताओ कितना आया 300 बटे 500, 3 बटे 5 कितना होता है 0.6, कितना होता है 0.6, तो कमाल क्या होगा, तो कमाल देखो आप, यानी वही 5000 जूल हीट, बोलो भाई अगर 800 टेम्परेचर वाले सोर्स से लेता ये तो 3750 जूल वर्क करता, और वही 5000 जूल हीट ये 800 केल्विन वाले सोर्स से ना लेके 800 केल्विन वाले से पहले कहां आ जाइए 500 केल्विन वाले पे, फिर वहां से किसको इसको मिल जाए भाई, नहीं बात आपको बोले पड़ी, तब बताओ ये सिर्फ कितना काम करेगा, एफिशिएंसी क्या होगी इसकी कम होगी ना मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये अब की बार इंजन मैक्सिमम वर्क कितना कर सकता बताओ भाई 3000 जूल, कितना भाई, अरे भाई यानी कि अगर ये 5000 जूल, अगर ये 5000 जूल 800 केल्विन वाले सोर्स से लेता है तो वर्क कितना करता है 3750,
और यही 5000 जूल हीट 800 केल्विन वाले सोर्स से पहले पहुंच जाए एक बारी 500 केल्विन वाले पे, और फिर किस में पहुंच जाए, इंजन पे। इंजन ने हीट बराबर ली है, इंजन ने हीट क्या की भाई, बराबर ली है, इजंट इट। लेकिन यही इंजन अब कितना काम करेगा वो, तो 3000 जूल। तो क्या इसने भाई 750 जूल इसने वर्क कम नहीं किया है क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी यही क्या है, एंट्रोपी ऑफ, यानी ये वास्तव में क्या भाई, यानी जो इसने 750 जूल वर्क क्या किया है, कम किया है दूसरे केस में, ये वास्तव में क्या होगी, T2 से 800 केल्विन वाले सोर्स से 500 केल्विन वाले सोर्स में हीट ट्रांसफर करते जो क्या हुआ है, एंट्रोपी का चेंज। समझे हो यार, यानी कि 800 केल्विन वाले सोर्स से 500 केल्विन, नहीं आपको समझिए, बताओ भाई आगे आपको, भाई वही इंजन 5000 जूल हीट लेता है, 800 केल्विन वाले सोर्स से कम करता है 3750, वही इंजन 5000 जूल हीट लेता है, लेकिन क्या करता है, पहले वो हीट भाई 800 केल्विन वाले सोर्स से हमने कहाँ ट्रांसफर कर दी, 500 केल्विन वाले सोर्स में, ठीक है। और फिर भाई फिर किसको ट्रांसफर कर दी बताओ भाई, इंजन को। लेकिन इंजन अब उसी हीट से क्या कर रहा है भाई, कम काम कर रहा है। तो मतलब होना हो कि जब ये हीट ट्रांसफर हुई है 800 से 500 केल्विन वाले सोर्स में, तो उस दौरान जो क्या हुआ था, एंट्रोपी चेंज। ये 750 क्या वास्तव में उस एंट्रोपी चेंज की फॉर्म में ही है, नहीं है ना आपको ये। अरे बोलो भाई, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी चेंज मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ दिस सिंक इज इक्वल टू अनअवेलेबल एनर्जी। देखो भाई, यानी कि जो, यानी जब भी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, जब भी क्या होता है एंट्रोपी चेंज, वो वास्तव में क्या होता है, जितनी एनर्जी अवेलेबल होगी ना वर्क करने के लिए उतनी रहेगी, उससे कम हो जाएगी फिर एक दूसरे। बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने पढ़ा दिया ये, ठीक है। हालांकि नेट की वजह भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था ये, ठीक है, हालांकि इतना जरूरी नहीं है नेट के लिए। ओके, अब बताओ भाई, हाँ लेकिन पूछ सकता भाई आपसे ये कि भाई इंजन अगर ऐसे हीट लेता है, समझे, तो इतना भाई, तो इतना, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है, या आपसे पूछे बताओ भाई एंट्रोपी चेंज क्या है। ओके, तो आप उस अनअवेलेबल एनर्जी को आप सिंपली किससे भाग कर दो बताओ भाई, अगर आप उस अनअवेलेबल एनर्जी को सिंपली किससे भाग कर देते हो, सिंक के टेम्परेचर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर अगर मेरे पास 750 जूल, मेरे पास क्या है 750 जूल है ना मेरे पास, इसको मैं किससे भाग कर दूँ, तो क्या है अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी क्या थी मेरे पास, टी नोट इंटू डेल्टा एस, हीट ट्रांसफर भाई। तो ट्रांसफर फिट आप ऐसे ऐसे तो निकाल सकते हो, नहीं है ना आपको समझ में। अरे बोलो भाई, ना समझे आप। अरे भाई आप ये बताओ, ये फॉर्मूला क्या था मेरे पास, अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो आप भाई इस अनअवेलेबल एनर्जी को किससे भाग कर दोगे, टी नॉट से, टेम्परेचर ऑफ सिंक से, आप किससे जाएगा, इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर नहीं जाएगा क्या। तो ऐसे भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है देखा जाए तो, कोई बात नहीं। खैर आगे ना आपको ये, अब बताओ क्या है, एंट्रोपी चेंज एज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये तो मैं आपको बताऊं भाई, इतना इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब बताओ आपने क्या पढ़ना है, एंट्रोपी चेंज एज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब बताओ ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, बोलो भाई। और हर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताओ क्या होता है, नेट एंट्रोपी चेंज क्या होता है भाई। अब बताओ ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपको हो गया भाई एंट्रोपी का क्या लिंक हुआ भाई किससे, भाई स्पॉन्टेनिटी से। भाई आप बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, ठीक है। और सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, ओकर बाई नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगी, एंट्रोपी के
इंक्रीज से होंगी भाई, नहीं है आपको भाई? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है हमारे पास, कोरिलेशन नहीं है क्या? ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली irreversible and all irreversible processes occur via net increase in entropy. सिस्टम पर सराउंडिंग क्या होगा भाई, यानी सारी स्पॉन्टेनियस क्या होगी, यानी कि भाई डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, बताओ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भाई। तो बताओ भाई हमारे पास क्या आएगी, स्पॉन्टेनिटी कंडीशन आएगी हमारे पास, isn't it? बताओ हमारे पास स्पॉन्टेनिटी की हमारे पास कंडीशन क्या आई, ये आएगी ना हमारे पास? अरे बोलो भाई, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल एंड ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑकर विया नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो भाई डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या बताएगा, अगर ग्रेटर देन 0 तुम क्या बोलेंगे इसको, क्या होगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, यानी हम एंट्रोपी की टर्म में स्पॉन्टेनिटी की बात कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या भाई कंक्लूजन। और अगर रिवर्सिबल है तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं रिवर्सिबल के लिए, है ना भाई? रिवर्सिबल के लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा, इजंट इट? ठीक है, अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है ये तुमको मालूम होगा भाई, ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग, तो आपको भाई यानी अगर आपने पता करना है कि प्रोसेस भाई स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो आपने क्या करना पड़ेगा बताओ, आपने सिस्टम का भी एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा और सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा, और दोनों को आपने जोड़ देना पड़ेगा, ये तो होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, सिस्टम का तो आप एंट्रोपी चेंज फिर भी निकाल सकते हो भाई, क्योंकि सिस्टम भाई छोटा होता है, उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं भाई। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज मेजर करना क्या बहुत ज़्यादा भाई, सिस्टम तो है ही क्या, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, और जो अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं वो क्या है, सराउंडिंग। तो ये एक तरह से ये जो इक्वेशन आपको गए, ओहो स्पॉन्टेनिटी के हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, कि डेल्टा एस सिस्टम पर सराउंडिंग क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, इजंट इट? तो क्या हो जाएगी इरिवर्सिबल, और अगर बात हो रिवर्सिबल की तो क्या हो जाना चाहिए, इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन तैयार होगी हमारे पास। लेकिन दिक्कत है किसमें, इसमें भाई आपने डेल्टा सिस्टम भी निकालना और डेल्टा सराउंडिंग भी, लेकिन डेल्टा सराउंडिंग निकालना क्या है, बोलो भाई? मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट, मतलब प्रैक्टिकली क्या है भाई, बहुत मुश्किल है ये। तो ये इक्वेशन प्रैक्टिकली क्या है, यूजलेस। ये इक्वेशन क्या भाई, प्रैक्टिकली क्या इक्वेशन, ये यूजलेस, यानी इससे हम स्पॉन्टेनिटी मालूम नहीं कर सकते भाई, यानी हमको स्पॉन्टेनिटी किसी और टर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिनको हम आसानी से स्टडी कर सके, इजंट इट? अरे बोलो भाई, यानी आपको यानी कि कोई ना कोई, यानी आपको भाई इस इक्वेशन को किस इक्वेशन में अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि यूज की जा सके, ठीक है बात? तो आप ये मान लो भाई कि मान लिया सराउंडिंग का जो हीट लॉस है, रिवर्सिबली, वो मान लिया क्या है, मान लिया सराउंडिंग का हीट लॉस रिवर्सिबली क्या है, क्यों रिवर्सिबल, क्या बताओ भाई, क्यों रिवर्सिबल? तो बताओ भाई सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, बताओ भाई? तो सराउंडिंग का तो डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा मेरे पास, बोलो भाई? क्यों रिवर्सिबल बाई क्या आएगा, टी आएगा ना मेरे पास। अरे बोलो भाई, मैं इस इक्वेशन को भाई यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ओके? क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग निकालना क्या बहुत मुश्किल है भाई। तो आप क्या कम करो, डेल्टा सराउंडिंग होता क्या है, क्यों रिवर्सिबल बाई टी होता होगा ना। अब बताओ भाई, अब क्यों क्या होता है, बताओ क्यों क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी होता होगा, डीई प्लस पीडीवी, और ज्यादा हो तो क्या होगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये बताओ मेरे पास, तो मेरे पास डेल्टा एस, बताओ क्या आ गया सराउंडिंग के लिए, बताओ क्या आ गया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी आ गया ना, इसको डेल्टा वी बोल देते हैं, बाई क्या आ गया, क्यों रिवर्सिबल। अरे बोलो भाई, तो बताओ, अरे भाई अगर ये तो है बड़े चेंजेस के लिए, और स्मॉल चेंजेस के लिए तो मेरे पास क्या आएगा, ds प्लस
कोई स्मॉल चेंज क्या हुआ, ds प्लस ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि बताओ भाई, तो बताओ मेरे पास क्या है ये, तो मेरे पास डेल्टा, तो मेरे पास बताओ ds क्या है, डेल्टा सराउंडिंग क्या है मेरे पास, dE प्लस pdv बाई क्यों, रिवर्सिबल आया है ना, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई आप ये बताओ, अरे टी ये क्यों कहाँ लिख दिया तुमने, अरे ये पुट करो यहाँ पर, टी हमारे पास ही आ गया ना भाई, और क्यों क्या है ये नेगेटिव सराउंडिंग का, तो इसको क्या करो भाई, हीट लॉस है, इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको आप कहाँ पुट कर दो बताओ भाई, यहाँ पुट कर दो, तो बताओ मेरे पास डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है मेरे पास, तो डेल्टा एस सिस्टम, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्या है मेरे पास, माइनस डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी बाई क्या आ गया टी, ये आ गया ना। अच्छा अब आप ये बताओ भाई, अगर इक्वल्स टू ग्रेटर देन, अब एक काम करो, अगर मैं भाई मैं टी को उठाना चाहूँ, किसको, टी को, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डेल्टा सिस्टम है, तो मैं इस पूरे को टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इस साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा ई, अरे सॉरी ये माइनस माइनस तो सारे के माइनस ये, इजंट इट, वो तो क्या आ गया, डेल्टा ई माइनस क्या आ गया मेरे पास, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मैंने इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो क्या गया टी, और यहाँ टी क्या कैंसिल हो गया भाई, तो वो तो बताओ बाहर ही क्या है माइनस, अरे भाई प्लस में है ये, अंदर क्या है माइनस होगा, फिर ये नहीं आएगा आपको ये, तो क्या है मेरे पास, माइनस डेल्टा ई माइनस पी डेल्टा वी, और स्मॉल चेंज तो क्या है मेरे पास, तो टी डी एस क्या है भाई ये, अब डेल्टा सिस्टम को नहीं है, मैं सिंपली देखो, तो यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर मेरे पास क्या खत्म हो गया, अब भाई यहाँ पर मेरे पास बताओ क्या खत्म हो गया है, डेल्टा एस सराउंडिंग खत्म हो गया ना मेरे पास, सिर्फ क्या डेल्टा एस सिस्टम, उसको आप कैसे लिख लो, सिंपली इसको भाई डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग, भाई जब तो दो डेल्टा एस थे तो बताना पड़ता सिस्टम सराउंडिंग कौन सा है, अब एक ही तो उसको सिंपली क्या बोल दो, डी एस बोल दो, तो क्या बोलेंगे, टी डी एस माइनस क्या आ गया, डी ई माइनस क्या आ गया, पी डी वी, ये आ गया ना मेरे पास, बोलो भाई, तो वो तो एंट्रोपी की टर्म में हमारे पास क्या इक्वेशन है मेरे पास, इन दोनों का आपको साइड फेंक दो, तो टी डी एस क्या होना चाहिए, तो टी डी एस इक्वल्स टू और ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, डीई प्लस पी डी वी, नहीं आएगा आपको, यानी डीई प्लस पी डी, यानी कि भाई इक्वेशन बताओ भाई, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होएगी, जब बोलो भाई, जो क्या है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस सिस्टम जो क्या है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उनके सम से अगर ज्यादा क्या हो, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मल्टीप्लाइड बाय इट्स टेम्परेचर, तो हमारे पास ये प्रोसेस बताओ क्या होगी, पक्का स्पॉन्टेनियस, नहीं है ना आपको ये, तो ये क्वेश्चन मच बेटर नहीं है क्या, अरे भैया मोर मैनेजेबल क्वेश्चन ही क्या हमारे पास, ये ना बात आपको पहले पड़ी आ गया आपको ये, तो ये हमारे पास क्या मोर मैनेजेबल इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस में प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उससे उनके सम से अगर ज्यादा क्या है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, तो पक्की बात क्या है, तो हमारी प्रोसेस बताओ क्या होगी भाई, स्पॉन्टेनियस। अब इसको एक तरीके से आप और भी लिख सकते हो, बताओ कैसे, बोलो भाई, अब अगर मैं ये कहूं कि डी क्या है, अच्छा भाई आपको बताओ ना, ई को यू भी लिख देते हैं क्या, ई को भाई यू भी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये, तो टी डी एस इक्वल्स टू और ग्रेटर देन क्या आ गया, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। अब मैं ये कहूं भाई कि अगर टी डी एस अगर इंटरनल एनर्जी बदलती है प्लस वॉल्यूम भी बदलती है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम से ज्यादा क्या हो,
TdS। लेकिन अगर मान ले भाई U क्या हो, कांस्टेंट, अगर भाई हमारे पास जो प्रोसेस वो बताओ कैसे हमारे पास भाई प्रोसेस तो हमारे पास कैसी ऐसा आइसोथर्मल भाई। अरे भाई आप ही मानो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ क्या हमारे पास, 0, और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो, 0, यानी वॉल्यूम भी कांस्टेंट और यू भी क्या हो, कांस्टेंट। अगर मैं ये कहूं तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं ये कहूं कि यू भी कांस्टेंट और डी भी कांस्टेंट, तो यू कांस्टेंट हो गया तो डी यू क्या हो गया, 0, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो डी भी क्या हो गया, 0। तो मेरे पास यही इक्वेशन क्या बन गई, TdS इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है, ये भी क्या स्पॉन्टेनिटी, ये भी क्या स्पॉन्टेनिटी। ये तो कब है, जब वॉल्यूम बदलती है और इंटरनल एनर्जी भी बदलती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और अगर दोनों कांस्टेंट है तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इसको ऐसे बोल दो भाई कि u और v क्या है, कांस्टेंट। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। तो ये कह दे अगर u और v कांस्टेंट है तब बताओ स्पॉन्टेनिटी कैसे पता लगती है। अगर भाई किसी प्रोसेस में u और v क्या है, कांस्टेंट, तब आप यानी कि u और v यानी कि e और v इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम क्या कांस्टेंट, तब आप ये बताओ भाई आप स्पॉन्टेनिटी कैसे क्लेम कर सकते हो। अगर TdS क्या है, ग्रेटर देन 0, तो पक्की बात क्या है, स्पॉन्टेनियस। बराबर 0 तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल है। नहीं है क्या आपको, अरे बताओ भाई। अच्छा और बताओ मुझे आप, अच्छा इसी क्वेश्चन को भैया आप E की फॉर्म में भी लिख सकते हो। किसकी फॉर्म में, E या U की फॉर्म में। यहां पर तो हमने भाई स्पॉन्टेनिटी हमने चेक कर लिया, बताओ किसे, अभी यहां तो मैंने भाई स्पॉन्टेनिटी चेक कर ली, बताओ क्या, TdS की टर्म में। किसकी भाई, TdS की टर्म में। या भाई आपको तो अच्छा बात हो, अभी बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई तो क्या है, अब आप बताओ भाई, सॉरी अरे तो है ही है। अब T तो क्या कांस्टेंट है भाई, भाई यहां जब ये दोनों क्या थे, नॉन जीरो, भाई जब डी और डी भी क्या थे, नॉन जीरो थे, तब तो आपने भाई T रखना पड़ता है। लेकिन जो दोनों क्या हो गई, डी और डी भी जीरो हो गए, तो यहाँ जीरो बन गया ना। अब T को हम साइड फेंक सकते हैं, तो TdS ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, बोलो भाई। लेकिन मैं कहूँ भाई क्योंकि T तो वैसे उस साइड से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका और भी सिंपलीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा कि सिर्फ DS क्या होना चाहिए, कांस्टेंट V पे क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। नहीं समझे बात। तो ये और भी क्या होगा, सिंपलीफाइड, सिर्फ DS क्या, क्योंकि TdS यहां तो बोलना पड़ेगा, TdS टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। भाई TdS यहाँ पर TdS बोले, यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल दो बेटी, हालांकि TdS कोई दिक्कत नहीं है आपको। TdS अगर U और V बदलते हैं तो TdS इनके सम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। मैं कहूँ भाई U और V नहीं बदलते तब TdS क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। भाई मैं बोलूँ वो भी ठीक है, और मैं ये बोलूँ सिर्फ DS क्या होना चाहिए, 0, वो भी क्या बिल्कुल ठीक। नहीं आया क्या आपको, सिर्फ DS क्या हो भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया। दिनेश नहीं आया क्या, ओके। अच्छा और बताओ भाई, और चमा को मैं कहूँ इसको आप और भी क्वेश्चन आप और भी यहाँ से स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। हाउ बताओ, और यहाँ पर हम भाई कौन से स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं डी की टर्म में। इसके भाई आप PdV को साइड फेंक दो तो डी मेरे पास क्या आ गया, अगर मैंने डी यहाँ रखा, मैंने PdV साइड फेंक दिया, बताओ क्या गया मेरे पास। अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, डी ये साइड फेंक दे तो डी क्या होना चाहिए, लेस देन और, अरे भाई लेस देन और क्या, TdS माइनस PdV, क्या इसको ही साइड फेंक दो तो डी क्या होना चाहिए। तो कोई ये बोले भाई इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होएगी, TdS क्या हो, ग्रेटर हो, या ग्रेटर हो किससे भाई, du प्लस PdV से। कोई ये बोले ना इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होगी जब डी क्या हो, कम हो TdS माइनस PdV से। वही बात हो भाई, था ना दो बह रहे थे, एक बोले बहादुर जा है, दूसरा बोले ना भाई एक बारी बहादुर जाऊं था, तो बात तो वही है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो एक हमारे पास तो कौन सी आ गई, ये आ गई ना। और इसको मैं लिखूं UV की टर्म में, तब बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा। इसको लिखियो आप, DU क्या होना चाहिए, इसको U की टर्म में लिखो,
अरे ई को भाई यू सिंबल से रिप्लेस कर लो, तो डी यू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू और लेस देन टी डी एस माइनस पी डी वी। ध्यान रखियो इक्वल्स टू साइन क्या है रिवर्सिबल के लिए, ग्रेटर क्या है एल एस वाला सिंबल क्या है इरिवर्सिबल के लिए। बताओगे ना आपको इस चीज का, तो बताओ क्या है, ये क्या है टी डी एस माइनस पी डी वी। एक तो ये आ गया। अब मैं ये कहूं अगर डी एस और डी वी क्या हो कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। यानी क्या हुआ, अगर मैं ये कहूं कि डी यू क्या होना चाहिए, यू अगर एस और सॉरी अगर एस और वी क्या है कांस्टेंट, तो डी एस क्या हो जाएगा जीरो, डी वी क्या हो जाएगा जीरो। उस वक्त यही क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो भाई यहां से हमको एक नहीं, एक ना आधे, दो क्राइटेरिया हमको मिल गए। कौन कौन से, स्पॉन्टेनिटी के अलग अलग फॉर्म में। एक तो क्या इस फॉर्म में, एक हमको मिल गया इस फॉर्म में क्राइटेरिया। इजंट इट, इन्होंने आपको सभी को पहले पड़ गया भैया, बिल्कुल आसान है कि नहीं आया। तो भाई यहां से हमारे पास तुम समझ गए कि इक्वेशन कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होएगी, या तो उसमें टीडीएस क्या होना चाहिए, उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम से ज्यादा, या उसमें इंट्रोपी चेंज यू और वी कांस्टेंट कर रखे, तब उसमें इंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली भाई कोई प्रोसेस इंटरनल एनर्जी के टर्म में कैसे बोल सकते हैं हम क्या होगी स्पॉन्टेनियस, कैसे, हाउ 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 कैसे भाई, कि इंटरनल चेंज क्या हो, या तो टीडीएस और पीडीवी के डिफरेंस से क्या हो कम हो, या अगर इंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जीरो से क्या हो कम हो। आ गया ना आपको ये, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया कि इंट्रोपी क्या होता है भाई। लेकिन मैं आपको कहूँगा भाई, मैं इनको आपको नहीं, मैं याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप इन्हें कैसे याद कर सकते हो, तो एग्जाम में भाई इनको ड्राइव नहीं करना होता। एग्जाम में आपको क्यों हो, हमको तो याद है भाई, अभी ड्राइव कर लेते, भूल जाओ तभी ड्राइव करो, नहीं तो ट्राई करो एग्जाम में जितने डेरिवेशन स्किप कर सको ना उतने डेरिवेशन स्किप किया करो। देखो मैं आपको बताऊं, साइंस पर नेट की तैयारी करते हुए ये बात तो इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से डेरिवेशन नहीं पढ़ने, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कौन सा डेरिवेशन पढ़ना होता है, किसके भाई कहाँ से हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। बात आपको पहले पढ़ रही है, तो ना तो शायद तो कोई बोलता है ना कि नेट की तैयारी करते हुए क्या होना चाहिए सारे डेरिवेशन छोड़ देने चाहिए, वो गलत है भाई। और कोई बोले कि सारे डेरिवेशन करने चाहिए, वो भी क्या है गलत है, क्योंकि कुछ डेरिवेशन करने होते हैं, वही कुछ डेरिवेशन क्या होते हैं छोड़ने होते हैं। ओके, आ गया ना आपको ये। आप बताओ जोटा, आप बताओ क्या आ गया, वैसे खत्म होने वाला था बस, ठीक है जाओ घर, कोई बात नहीं। एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। अब आपने तो क्या पढ़ना है शीतल, आप बेटा क्लास होती क्या, शाबाश। अब बताओ भाई एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। अच्छा बताओ भाई, क्या गैसेस का मिक्स होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है कि नहीं होती। अगर दो चैम्बर है, चैम्बर ए चैम्बर बी, दोनों में क्या है गैसेस, तो क्या उनका मिक्स होना स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। दो चैम्बर भाई, वो आपने एक नलकी से जोड़ रखे और उस नलकी में क्या लगा रखा है एक कॉर्क, अगर मैं कॉर्क हटा दूं दोनों गैसेस अपने आप मिक्स होना शुरू कर देंगी कि उनको बोलना पड़ेगा, दोनों गैसेस भाई अपने आप मिक्स होना शुरू कर देती है। यानी कि भाई मिक्सिंग ऑफ गैसेस भी क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इजंट इट। वो अपने आप फिर सेपरेट नहीं होती, उनको सेपरेट करने में एफर्ट लगेगा फिर बाहर से, इजंट इट। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस में आप इंट्रोपी कैसे मालूम करते हो। तो अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, अब आपने क्या पढ़ना है भाई बताइयो, अरे बोलो भाई। अभी आपने क्या पढ़ना है, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस की मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी चेंज कैसे मालूम करते हैं भाई। एक तो होता है हमारे पास सिंपली एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, होता है मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग तो क्या होगा भाई, तो डेल्टा एस। अगर सिंपली क्या बोले एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो डेल्टा एस क्या होगा समेशन
सॉरी माइनस आर, क्या भाई, समेशन माइनस आर समेशन एल एन सॉरी एन आई एल एन एक्स आई, ये फॉर्मूला, जहां पर एन आई तो क्या है, ith गैस के मोल, और एक्स आई क्या उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है बात, एन आई क्या है मोल, और एक्स आई उसका भाई मोल फ्रैक्शन। और अगर क्या पूछ रहे आपसे मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तब बताओ क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एस माइनस आर, और ये बताओ क्या आएगा, एक्स आई एल एन एक्स आई। ये बताओ क्या हमारे पास, ध्यान रखियो, अगर क्या बोल दे मोलर, कैपिटल में बताओ भाई मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन गैस का, मोल फ्रैक्शन एल एन एक्स आई के मोल फ्रैक्शन एल एन मोल फ्रैक्शन, यानी यहां पर नंबर ऑफ मोल यूज नहीं करने होते, नहीं आएगा आपको। और इसको आप थोड़ा इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने में क्या माइनस आर हो गया, इसका मतलब क्या है एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू प्लस एन थ्री एल एन एक्स थ्री, ये भी इसी की फॉर्म हुई, इसके ये अरे एंड सो ऑन। अगर तीन गैस है तो यहाँ क्या लिखो माइनस आर, अगर तीन गैस तो क्या करो भाई माइनस आर। यहाँ क्या है, पहली गैस के मोल लॉगरिथम ऑफ, और भाई एक इसका एक और भी हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर क्या लिखो लॉग, तो 2.303 का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। अरे भाई अगर आप एक काम करो तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि -2.303 आर, और भाई समेशन एन आई लॉग एक्स आई, एन आई लॉग एक्स आई, नहीं आएगा आपको। सिमिलरली क्या हो जाएगा -2.303 आर एक्स आई लॉग एक्स आई, नहीं आएगा। बोलो भाई, तो अब बताओ भाई, कोई ये बोल दे, फॉर एग्जांपल मैं ये बोल दूं कि अगर मान ले भाई 2 मोल क्या है N2, 1 मोल क्या है O2, और 5 मोल क्या है Cl2, क्या 2 मोल क्या है N2, 1 मोल क्या O2, 5 मोल क्या है Cl2, ये 3 चैम्बर में है, तीनों को आपने मिक्स कर दिया, तो बताओ भाई एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगी, हाउ व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बी, बताओ भाई। तो आप एक काम करो भाई, सभी के आपको मोल पता है, इनके मोल फ्रैक्शन और निकाल लो, बताओ क्या होगा, 2 1 5 है, इसका बताओ मोल फ्रैक्शन क्या है, नहीं तू आप बताओ, इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, इसके मोल बाई टोटल मोल, बताओ भाई, बताओ टोटल मोल है कितने हैं, 5 और 1 6 और 2 8, तुम क्या बोलेंगे 2/8 1/8 और 5/8, ठीक है, इनकी मोल फ्रैक्शन। तो क्या करना है, अगर आपने क्या किया माइनस आर फिर आपने क्या किया 2 ln 2/8 2 ln 2/8 1 ln 1/8 5 ln 5/8, फिर बोलो भाई, तो ये तो क्या जाएगी मेरे पास एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, और मैं यहां पर क्या पुट करूं मैं माइनस आर, अरे बोलो भाई, बताओ अगर मैं क्या करता हूं, बताओ इसको आप एक्सपेंड करियो, माइनस आर क्या गया मेरे पास, ये x1 ln x1 प्लस x2 ln x2 प्लस x3 ln x3। भाई ऐसे फॉर्मूले आपको भाई, ये समेशन लिखने के बाद नहीं है, बच्चे भाई आधे कन्फ्यूज तो वैसे हो जाते हैं, पता हो ना IN और ये सब कुछ, तो थोड़ा मैं इसको भाई ऐसे भी लिख दिया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब ठीक है ना, x1 पहली गैस का मोल फ्रैक्शन, उसका मोल फ्रैक्शन, तो बताओ क्या है मेरे पास, तो क्या आएगा माइनस आर, फिर तो क्या करना है 2/8 ln 2/8 1/8 ln 1/8 5/8 ln 5/8, तो ये बताओ मेरे पास क्या जाएगी मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, यानी आपने भाई यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं, ln से पहले भी ln से बाद में भी आपने क्या इस्तेमाल करने, मोल फ्रैक्शन। इजंट इट, आसान है मुश्किल है, शीतला बेटा आपको, अंजलि ओके बेटा इसको फिर भाई, ओके ठीक है भाई। अब भैया का हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, भाई टॉपिक लेंथ था लेकिन आज हो गया पूरा ये, ठीक है।
अब बताओ क्या भाई, अच्छा ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में दिसंबर 2011 में। बताओ क्या कहता है क्वेश्चन। 1 मोल CO2 है, 1 मोल N2 और 2 मोल क्या है, क्या है CO2 N2 और O2 ना, कौन कौन सी हैं, CO2 N2 और O2, और कितनी कितनी है, 1 2 मोल, ठीक है, ये हुई ना 2 मोल। क्या कहता फिर ये, वर मिक्सड एट 300 केल्विन, क्या कहता हुआ ये 300 केल्विन पे इनको मिलाया गया है। द इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इसने इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोला है, थोड़ा अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी इसने भाई, इसने इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोला है कि मोलर इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोला है भाई। बताओ इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोला है, ठीक है, बताओ क्या आएगा आंसर। वो 4 ऑप्शन है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ इंट्रोपी मिक्सिंग क्या होती है गैसेस की, -R समेशन NiLnXi। तो क्या करना आपने, इनके ये तो क्या इनके मोल, इनके मोल फ्रैक्शन और लिखो, 2 1 3 और 1 4, ये क्या हो जाएगा 1/4 1/4 2/4 2/4। अरे बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है डेल्टा S इज इक्वल टू -R, अंदर क्या आएगा, पहली गैस के मोल क्या है 1, हम क्या बोलेंगे 1 ln 1/4 प्लस 1 ln 1/4 प्लस 2 ln 2/4, ठीक है बात। तो ये बताओ मेरे पास क्या गया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो नीचे क्या बताओ भाई, अब इस 4 को ऊपर ले जाओ, नहीं इसको, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, बोलो भाई, तो 2 फिर ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -2, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा S विल बी इक्वल टू -R इंटू 1 ln 2 की पावर -2 प्लस 1 ln 2 की पावर प्लस 2 ln -1। कम करो भाई, अब इनको आगे लेके आओ, तो क्या है -R, ये क्या हो गया log m की पावर n, क्या होता है n log m, तो -2 ln 2 प्लस भाई माइनस से क्या फर्क आएगा, ठीक है -2 ln 2 -2 ln 2 -2 ln 2 क्या होगा -6 ln 2, तो -6 ln 2 अंदर है, -R बाहर क्या हो गई प्लस, बोलो भाई प्लस 6R ln 2, क्या है भाई 6R ln 2 आ गया ना हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आया ए, ये भी नेट में है पार्ट सी में 4 नंबर में आ गया आपको ये। और बताओ भाई, ये भी नेट में आ रखा क्वेश्चन, बताओ क्या क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन क्या है 41 किलो जूल पर मोल, ओके। तो मोलर इंट्रोपी ऑफ वेपरेशन क्या होगी एट 180, ये बताओ भाई, मोलर इंट्रोपी ऑफ वेपरेशन क्या आएगी, बताओ भाई, बताओ क्या बोला इसने, क्वेश्चन क्या भाई कि मोलर इंट्रोपी ऑफ, सॉरी पहले बताओ मोलर इंट्रोपी ऑफ वेपरेशन फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलर इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं डेल्टा S, क्या होता है बताओ वेपराइजेशन का, क्या होता है डेल्टा H वेपराइजेशन बाई TF की TB भाई, नाम भी बहुत बड़ा इसका तो है ना भाई, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं भाई क्वथनांक, क्या बोलते हैं इसको पता आपको, अरे बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं गलनांक, गलन अंक जिसपे वो चीज गल जाए, क्वथनांक जिसमें उसमें क्वाथ हो जाए, क्वाथ शब्द भी अंग्रेजी का नहीं हिंदी का ही है, समझो भाई क्वाथ, ओके। तो डेल्टा H क्या हमारे पास बताओ, एक अरे टीबी कितना, इसका टीबी कितना है
वाटर का टीपी क्या होता है? 373 केल्विन। और बताओ भाई वाटर का एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? दे रखा 41 किलो जूल पर मोल। 41 तो 41,000 जूल हो गया ना भाई। भाई यहाँ पर जूल में लिखा इसको, किसमें? जूल में। तो 41,000 को आप 373 से भाग करिए और आप सॉल्व करो। 41,000 को 373 से भाग करो। 373 पढ़ा भाई, मुझे तो आता है, आपको मुझे पता नहीं। हाँ 373 जाएगा, 109.9 पे जाएगा ये, देखियो 373 373 कितने पे गया ये? 109.91 पे गया भाई। कितना आंसर आया तकरीबन? 109 110। कौन सा आंसर है ये? भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, आ गया आपको ये? ठीक है। और बताओ भाई, सारे मैंने भाई क्वेश्चन लिखे नहीं यहाँ पर, क्वेश्चन और भी रखे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन भाई कुछ एक आपको टेस्ट सीरीज में सोल्व करना है कि सारे यहीं पर सोल्व करवा दें? बताओ। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस, ये बताओ किसी परफेक्ट गैस की एंट्रोपी कहता है V के इंडिपेंडेंट होती है, गलत। प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? V, गलत। प्रोपोर्शनल टू LNV, ठीक। कैसे भाई बताइए आप? आइसोथर्मल में क्या था हमारे पास? क्या थी एंट्रोपी? RlnV2/V1 थी भाई। ये तो भाई तो लिमिट्स रखने के बाद आया था हमारे पास, है तो क्या ये V था? अरे भाई LnV नहीं आएगा हमारे पास, वो तो फिर भाई V1 से V2 में लिमिट लगा दी। तो कौन सा हमारे पास? प्रोपोर्शनल टू LnV भाई, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। आ गया नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।